गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर आपकी आवाज गुड नहीं आ रही। इवनिंग सर। आवाज नहीं आ रही यार, आज सब सर आ रही है। सर अब आ रही है, अब आ रही है। अब आ रही है। हाँ सर अब आ रही है। आवाज ठीक है। तो थोड़ा एको सा हो रहा है। अभी रुको, अभी सही हो जाएगा। अब सही है, अब देखो। अबे सही है बक। अरे सब ठीक है, अब इतना तो चलता है। अरे यार कैसी बातें कर रहे हो, माइक को मुंह में डालना है क्या? यही तो होता है। सही है, आ रही होगी। ऑडिबल और क्लियर है। क्लियर है ना आवाज हरीश? हाँ बिल्कुल सर, कोई इशू नहीं है। कहाँ आवाज नहीं आ रही है जरा बताएं। इंदिरापुरम आवाज आ रही है? सर धीरे आ रही है। धीरे। अच्छा, और आगरा में भी आवाज ठीक आ रही है भाई? थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा लो इसमें, उसका सिस्टम का। मैं अपना यहाँ तो फुल है भाई। नहीं, हमारी तरफ से सर फुल है, ओके है, हाँ। कंप्लीट है। उधर उधर गड़बड़ है ना? ठीक है। और नैतिक तुझे आवाज आ रही है? यस सर आ रही है, क्लियर आ रही है। ठीक है, बिल्कुल सही है एकदम। आदर्श ओझा सही है? यस सर। अच्छा, और बच्चे जो ऑनलाइन हैं वो दिख नहीं रहे हैं। और कौन कौन ऑनलाइन है? यार हरीश थोड़ा सा सही कर दो ना इसको, थोड़ा सा पब्लिक बड़ी कर दो। कर सकते हो क्या? यस सर, मैं कर देता हूँ। हाँ ठीक है, थैंक यू। अच्छा, तो लास्ट क्लास की जहां तक बात है भाई, इसमें मैं बताऊं, हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट कर लिया है। इसमें कुछ बच्चे आज पहली क्लास में बैठे हैं और वो नोएडा के बच्चे हैं। तो उन्होंने अभी उनका पीरियोडिक टेबल खत्म होने वाला है, उनका बॉन्डिंग बचा हुआ है। तो हमने आयनिक बॉन्ड पूरा कंप्लीट कर लिया। आयनिक बॉन्ड क्यों बनता है, कैसे बनता है, लैटिस क्या है, लैटिस एनर्जी क्या है, हाइड्रेशन क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, वो तमाम बातें जो थी आयनिक बॉन्ड के अंदर, वो सब डिस्कशन कर चुके हैं हम। उसके बाद हमने कोवेलेंट बॉन्ड स्टार्ट कर दी और कोवेलेंट बॉन्ड में भी हमने एक थ्योरी कंप्लीट कर ली है जिसको लुईस की ऑक्टेट कहा जाता है। तो अब सारे बच्चे जो बच्चे थोड़ा सा पीछे हैं वो एक बार रिकॉर्डेड लेक्चर देखकर इसको यहां तक कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो डाउट्स होंगे वो हम आपस में डिस्कस भी कर लेंगे। लेकिन हम जो आज स्टार्ट कर रहे हैं वो मेरे ख्याल से बाकी सब बच्चे हमारे साथी हैं तो वो सब समझ भी रहे होंगे इस बात को कि आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम उस लुईस ऑक्टेट थ्योरी में जो कमियां हैं उन कमियों से रिलेटेड कुछ बात करने जा रहे हैं। यानी लास्ट क्लास में हमें समझ में आ गया था कि लुईस का जो ऑक्टेट रूल है उसमें कुछ कमियां हैं। अब हम कुछ एक नई थ्योरी लेके आना चाह रहे हैं जिसमें उन कमियों को थोड़ा एड्रेस किया गया है। तुम सब समझ रहोगे यार होता यही है। तो होता यही है कि पहले एक बेकार सा मॉडल आता है, फिर उस मॉडल में कुछ सुधार करते हुए नया मॉडल आता है। जैसे अगर तुम्हें याद हो एटॉमिक सबसे पहले वो तरबूज आया। तरबूज मतलब वो कौन सा मॉडल था? अरे वो थॉमसन थॉमसन जो जो वाटरमेलन मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल कहा जाता है। यार क्या बकवास मॉडल है। तो फिर उसके बाद रदरफोर्ड साहब आए, उसने कहा कि भाई तुम ऑडियो रुक रुक के आ रही है, थोड़ी क्लियर नहीं है। सर कभी तेज हो जाती है, कभी धीरे हो जाती है। कभी तेज हो जाती है, कभी धीरे हो जाती है। ये यार हमारी वजह से तो नहीं हो रहा है। सर माइक चेंज कर लीजिए ना। अरे यार अभी तो क्लास ली है, कैसे आदमी तुम लोग। तुम लोग आज क्लास के बाद हो आना एक बार, ठीक है ना? क्लास के बाद एक बार ईएनटी को दिखाओ। ईएनटी की प्रॉब्लम है ये, इधर उधर मत जाना, बेकार में पैसे खर्च होंगे। सीधे ईएनटी के पास, समझो, ईएनटी डॉक्टर के पास जाइए, देखिए कैसे मस्त इलाज करेगा। ठीक। अच्छा, अब दूसरी बात सुनो। अब हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे थे, तो इस कोवेलेंट बॉन्ड में जो कमियां हैं उन कमियों को थोड़ा सा एड्रेस किया गया है और एक नया थ्योरी हमारे सामने आया है जिसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहा जाता है। तो हम यहाँ पर लुईस थ्योरी को खत्म करके वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में एंटर कर रहे हैं और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। और वो ये है कि वीबीटी जिसको आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलते हैं। सर इंदिरापुरम में समझ ही नहीं आ रहा, कुछ सेंटर पे पता नहीं आवाज नहीं सर नहीं आ रही थी मेरी।
क्या कह रहा हूँ? सर आवाज नहीं आ रही ठीक से इंदिरापुरम सेंटर में। कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है? सर पता केमिस्ट्री केमिस्ट्री चैप्टर कौन सा है? सर चैप्टर वो क्या कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। इससे पहले कौन सा हुआ था? इससे पहले पीरियोडिक टेबल वाला जो था, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। उससे पहले? उससे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर। उससे पहले? मूल कॉन्सेप्ट। चलो तुम्हें कम से कम चैप्टर का तो पता है। इन चैप्टरों में क्या क्या है ये पता है? यस सर। अच्छा, तो तुम यार मेरे सारे सवालों का जवाब दे रहे हो, इसके अलावा आवाज तो आ रही? वैसे नहीं सर, मतलब जैसे आप पढ़ा रहे हो ना तो वो आवाज मतलब पिच लो हो जा रही है बीच बीच में। अरे तो थोड़ी देर में हो सकता है सही हो जाए, समझा करो यार बात को। अब थोड़ा सा एडजस्ट करो, आज हम नई जगह पर हैं और अब थोड़ा सा इस बारे में पता नहीं, या तो मेरे साथ ही दिक्कत हो रही है ऐसी। अब हरीश एक बार देख लो यार, ये लोग क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा यार। लवली बताएगी सब। लवली तुम बताओ, आवाज आ रही है बेटा? लवली की तो खुद आवाज नहीं आती। चलो शुरू करते हैं ना। तो ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ये क्या कहती है? ये कहती है देखिए ऐसा है, आपने अभी कोवेलेंट बॉन्ड बनाए थे, ये सोच के बनाए थे कि हम बॉन्डिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा कंप्लीट हो जाए। अब शायद जो बच्चे नए हैं वो भी इस बात को एग्री करेंगे। अगर मैं इन नए बच्चों से ये पूछूं, जो नोएडा के बच्चे, अगर उनसे पूछूं कि भाई ये बताइए एक आदमी बॉन्डिंग क्यों कर रहा है, तो मुझे लगता है तुम में से बहुत सारे बच्चे एक जवाब देंगे, सर ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बॉन्डिंग की जाती है, यानी अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए बॉन्डिंग की जाती है। यानी हर आदमी ये चाहता है कि वो बॉन्ड इसलिए बना रहा है ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ये सही है? ये समझ में आ रहा है? ऑक्टेट कंप्लीट होने का मतलब क्या है? यानी उसके जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो 8 हो जाए, यही इसका मतलब हुआ। लेकिन मुझे ये लगता है कि ऐसे दुनिया भर के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, जिसमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट 8 से कम रहता है, मतलब सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से कम रहते हैं। और ऐसे भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा होते हैं, फिर भी वो एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ ये तो बेकार की कहानी है कि सर मुझे ऑक्टेट कंप्लीट करना था इसलिए मैंने बॉन्ड बनाया, क्योंकि ये थ्योरी तो लुईस की थ्योरी है। बॉन्ड इसलिए बना क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, जबकि एक्चुअली दुनिया भर के ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, फिर भी वो एग्जिस्ट कर रहा है। समझ रहे हो बात को? इसका मतलब ये हुआ अल्टीमेटली जो क्राइटेरिया था हम लोग ने डिसाइड किया है, बॉन्डिंग का क्राइटेरिया एनर्जी मिनिमाइजेशन से था, इसका ऑक्टेट कंप्लीशन से कोई लेना देना नहीं था। हाँ ये जरूर है कि अगर ऑक्टेट कंप्लीशन हो रहा है तो एनर्जी मिनिमाइजेशन भी हो रही है, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक, तो अब सवाल ये उठता है कि अगर हमारे इस कॉन्सेप्ट में कुछ कमियां थी, तो जो नया कॉन्सेप्ट हमारे सामने आ रहा है जिसको आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कह रहे हैं, इसके अंदर क्या पॉस्टुलेट्स यूज किए गए। तो हम आज की क्लास में ना अपनी लैंग्वेज में कुछ कुछ बातें करेंगे, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा और लिख कर थ्योरेटिकली तुम्हें समझाने की कोशिश करेंगे। अभी जो है अपनी लैंग्वेज में बात करें तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है वो यही आता है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जब दो एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो उसमें किसी एक एटम का सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल किसी दूसरे एटम के सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता। अभी बिल्कुल सीधी सीधी लैंग्वेज बात कर रहे हैं, ज्यादा टेक्निकल नहीं बना रहे इसको। यानी मैं एक आदमी हूं, मैं दूसरे आदमी के साथ बॉन्ड बनाना चाहता हूं, तो मैं वो आदमी हूं जिसके पास एक ऐसा ऑर्बिटल है जो सिंगली ऑक्यूपाइड है। सिंगली ऑक्यूपाइड समझ रहे हो? जिसमें एक इलेक्ट्रॉन। फिर मैं दूसरे आदमी को बुलाऊंगा और दूसरा आदमी भी बोलेगा कि मेरे पास भी एक ऐसा ऑर्बिटल है जो सिंगली ऑक्यूपाइड है। तो हम दोनों अपने सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल को ओवरलैप कर लेंगे और एक बॉन्ड फॉर्म करेंगे जिसको कोवेलेंट बॉन्ड का नाम दे दिया जाएगा। मैं एक एग्जांपल से इस बात को समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए मेरे पास हाइड्रोजन को मॉलिक्यूल, वो मुझसे ये जानना चाहता है जरा ये बताइए हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल कैसे बना। तो मैं क्या जवाब दूंगा? हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना है जब आप हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को आपस में ओवरलैप कराते हैं, यानी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के मिलने से आपने हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाया होगा। अब वीबीटी इस बात को कैसे एक्सप्लेन कर रही? हम सब ये जानते हैं कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 1s1 होता है। सब लोग जानते हैं इस बात को। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 लिखा जाएगा। 1s1 का क्या मतलब है? 1s1 का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल। चलिए ठीक है, इसी तरह से दूसरे वाले हाइड्रोजन को लेके आते हैं। दूसरे वाले हाइड्रोजन का भी कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होगा, इसका मतलब उसका भी एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में। अब ये सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल है, ये भी सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल है, ये दोनों सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर जाएंगे और ओवरलैप करने से एक कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अब जरा समझना, अगर 1s की बात करते हैं तो क्या याद है s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है?
अगर एक एस ऑर्बिटल ये है और एक एस ऑर्बिटल ये है तो ये दोनों एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होंगे, यानी इधर से आया एक एस ऑर्बिटल, इधर से आया दूसरा एस ऑर्बिटल, और इन दोनों एस ऑर्बिटल के बीच में आ गए ये दो इलेक्ट्रॉन, यानी एक एस ये एस एस ओवरलैपिंग से, दिस इज एस एस ओवरलैपिंग, ये एक कोवेलेंट बॉन्ड तैयार हो गया। और इस बार इस कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में अगर थोड़ी सी बात बोले तो वो ये है कि इस बार जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है वो ये है, और जो ओवरलैप्ड एरिया है वो ये है। ओवरलैप्ड एरिया इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर आ रहा है, इसलिए इस तरह से बना कोवेलेंट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के नाम से जाना जाएगा। यानी यहां से पहली बात हमारे सामने वीबीटी की निकल के आती है वो ये कि अगर हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है, हेड ऑन ओवरलैपिंग, और इससे ज्यादा अच्छा लैंग्वेज हम यूज कर लेते हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग का मतलब हुआ ओवरलैप्ड एरिया इज ऑन इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, यानी अगर ओवरलैप एरिया इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर आएगा, ये पहचान पा रहे हो, दिस इज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ पहला हाइड्रोजन एटम, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ अनदर हाइड्रोजन एटम, इन दोनों को जोड़कर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस तैयार कर ली, दिस इज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, इसे आप इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कह सकते हैं। और इस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर मेरा ओवरलैप एरिया, ये देखिए, समझ लो दो ऑर्बिटल, गोल ऑर्बिटल आपस में ऐसे ओवरलैप कर रहा है, तो जो ओवरलैप एरिया आ रहा है, ये ओवरलैप एरिया अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर आ रहा है तो इस तरह से बना बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के नाम से जाना जाता है, यानी हेड ऑन ओवरलैपिंग इज सिग्मा बॉन्ड। यानी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में अगर आप बॉन्ड की बात करें तो दो हाइड्रोजन एटम्स के मिलने से एक H2 का मॉलिक्यूल बनता है, और इस H2 के मॉलिक्यूल में इनके बीच में बना ये सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। अभी बहुत सारे एग्जांपल लेते हैं, तब तुम्हें और ज्यादा समझ में आएगा। अभी बिल्कुल सीधी, हम कोई टेक्निकल वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं कि ऑपोजिट स्पिन के होते हैं, ऐसे कुछ सीधी सीधी बात कर रहे हैं। मेरा एक ऐसा ऑर्बिटल जो सिंगली ऑक्युपाइड है, तुम्हारा एक ऐसा ऑर्बिटल जो सिंगली ऑक्युपाइड है, चलिए दोनों चिपक जाते हैं, बात खत्म। अगर इस तरह से मिलने से एक ऐसा बॉन्ड बन रहा है जिसमें ओवरलैप एरिया इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर आ रहा है, तो दैट बॉन्ड इज नोन एज सिग्मा बॉन्ड। सो इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यू हैव वन सिग्मा बॉन्ड। क्लियर? यस। ठीक है। अच्छा, अब उसने कहा कि भाई ये तो सर हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा और सोचते हैं। हमने कहा चलिए बताइए आप क्या बनवाना चाहते हैं। कह रहा है मुझको आप क्लोरीन बना के दिखाइए, क्लोरीन या फ्लोरीन का मॉलिक्यूल। मैंने कहा चलिए हम आपको वो भी बना के दिखा लेते हैं, इसे हटा दे भाई। क्लोरीन या फ्लोरीन की बात कर लेते हैं, बिल्कुल आसान एकदम। मान लीजिए फ्लोरीन ले लेते हैं, ज्यादा झंझट नहीं करते, फ्लोरीन का मॉलिक्यूल हमें बनाना है। मैंने कहा चलिए मैं फ्लोरीन बनाता हूं, और तुम सब समझते होगे फ्लोरीन का मतलब है एक फ्लोरीन दूसरे फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है, दिस इज फ्लोरीन। अब कैसे बना ये सोचते हैं, चलिए डिसाइड करते हैं। मैंने सबसे पहले फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन लिखा। फ्लोरीन मेरे हिसाब से 9 होती है, और इसको 1s2 2s2 2p5 कहा जा सकता है। क्लियर? ठीक है। अब क्या ये देख पा रहे हो कि 1s2 इज फुल्ली फिल्ड, 2s2 इज ऑल्सो फुल्ली फिल्ड। ये तो फिर बात खत्म हो, ये तो ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व ही नहीं होंगे। अकॉर्डिंग टू वीबीटी इनका कोई लेना देना, बेकार होगा सर। लेकिन सर 2p5 में दो ऐसे p हैं जो फुल फिल्ड है, बात मानते हो? भाई 2p5 को अगर आप बनाते हैं तो 2p5 ऐसा ही तो बनेगा। चलिए इसके बगल में 2p5 बना लेते हैं। 1 2 3 4 5, देख पा रहे हो 2 p ऑर्बिटल तो फुली फिल्ड है, लेकिन एक p ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड। ठीक है? ये सर ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व हो सकता है। चलिए दूसरे वाले फ्लोरीन को बनाते हैं। दूसरा वाला फ्लोरीन भी सर 9 ही तो होगा, और ये होगा 1s2 2s2 2p5, और 1s2 2s2 2p5 की शक्ल भी फिर से ऐसी होगी। यहाँ 2 होंगे, यहाँ 2 होगा, यहाँ 1 होगा। अरे सर नीचे वाले के पास भी एक सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल है, उसके पास भी सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल है। सर ये दो सिंगल ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर सकते हैं, यानी ये दोनों आपस में हेड ऑन ओवरलैप कर सकते हैं। और लॉजिकल है, अगर मैं इस ऑर्बिटल को सपोज pz ऑर्बिटल बोलता हूं, तो ये वाला ऑर्बिटल भी हमारा pz ऑर्बिटल होगा। और अगर ये pz ऑर्बिटल है तो pz की हेड ऑन ओवरलैपिंग से आपको एक सिग्मा बॉन्ड देखने को मिलेगा। सपोज दिस इज pz एंड दिस इज pz। अब तुम सोच के बताना, क्या मैंने ये सिग्मा बॉन्ड बनाया है? यस सर। क्यों बनाया है? ओवरलैपिंग हो रही है ना। ओवरलैपिंग तो हो रही है, लेकिन क्या वो ओवरलैपिंग हेड ऑन ओवरलैपिंग है? क्या ये ओवरलैपिंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर आ रही है? बिल्कुल। यानी अगर आप ध्यान से देखें तो ये ओवरलैप्ड एरिया इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर आ रहा है। ये देख पा रहे हो, ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है।
और अगर ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो Yes, ये जो sir. ओवरलैप एरिया है, ये देखिए आप, ये जो ओवरलैप एरिया है, दिस इज ऑन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, सो दिस मस्ट बी अ सिग्मा बॉन्ड, सो दिस इज अगेन अ सिग्मा बॉन्ड। लेकिन ये जो सिग्मा बॉन्ड बना है, ये किन ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बना है? पीजेड और पीजेड। इसलिए इस बार इसे पीपी ओवरलैपिंग का नाम दे दिया जाएगा, और इस पीपी ओवरलैपिंग से, जो कि अभी हमने हेड ऑन ओवरलैपिंग दिखाई है, ये हमारा सिग्मा बॉन्ड तैयार हुआ। यानी अगर कोई मुझसे कहे कि पी ऑर्बिटल आपस में हेड ऑन ओवरलैप कर सकते हैं, तो आप क्या जवाब दें? Yes, sir. बिल्कुल हाँ, बिल्कुल हाँ सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पी ऑर्बिटल आपस में हेड ऑन ओवरलैप कर सकते हैं, बिल्कुल सही, समझ रहे हो बात को। लेकिन सर एक चीज का ध्यान रखिएगा, वो जो दो पी ऑर्बिटल हेड ऑन ओवरलैप कर रहे हैं, वो दोनों सेम एक्सिस वाले होने चाहिए। मैं ये सब तुम्हें नोट करवाऊंगा, मैं ज्यादा टेक्निकलिटी में नहीं ले जाना चाहता, क्योंकि मैं चाह रहा हूं पहले एक पिक्चर हल्की सी क्लियर हो, फिर बदतमीजियां शुरू की जाए। लेकिन फिर भी हम क्योंकि इतना कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत अकल लगा के देखते हैं। एक पीजेड है, ठीक, ये सपोज ये पीजेड या पीएक्स कुछ भी लेते, सपोज दिस इज पीएक्स, ठीक। अब ये पीएक्स के साथ ये दूसरा पीएक्स है, ये दो पीएक्स आपस में हेड ऑन ओवरलैप कर सकते हैं, मानते हो कि नहीं? Yes, sir. ऐसे ऐसे मस्त ओवरलैपिंग हो, देखिए ये बन गया ओवरलैप एरिया, ठीक हो सकता है। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि पीवाई ओवरलैप कर जाए हेड ऑन? पीवाई मैंने कहा जरा पीवाई दिखाइए, ये पीवाई, ठीक, ये पीवाई, ये हेड ऑन कर सकते हैं। Yes, sir. और ऐसे ही पीजेड, एक ये पीजेड और एक ये पीजेड कर सकते हैं। Yes, sir. हमने कहा सर ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया, पीएक्स आपस में मस्त हेड ऑन ओवरलैपिंग कर सकते हैं, पीवाई ओवरलैपिंग कर सकते हैं, पीजेड कर सकते हैं, चलिए ये तो ठीक है। लेकिन क्या सर पीएक्स और पीवाई कर सकते हैं हेड ऑन? No, sir. ये पीएक्स हो गया, सपोज दिस इज पीएक्स एंड दिस इज पीवाई, ठीक। अब अगर आप इनकी हेड ऑन ओवरलैपिंग कराते हैं तो क्या कराएंगे? ज्यादा ये ओवरलैप कराएंगे, and this overlapped area is zero overlapping, so that means ओवरलैप एरिया बिल्कुल खत्म, क्योंकि ये दो लोग आपस में ओवरलैप अगर करते हैं तो ये ओवरलैप एरिया नेग्लिजिबल निकल के आएगा। यानी इस ओवरलैपिंग को आप कभी भी कंसीडर नहीं करेंगे। क्या मतलब हुआ इस बात का कि अगर आपको सेम पी ऑर्बिटल मिल गए तो आप हेड ऑन ओवरलैप करके पाई सिग्मा बॉन्ड बना दीजिएगा, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि सिग्मा बॉन्ड पीएक्स और पीवाई बना रहे हैं, आप गलत बात कर रहे हैं। पीएक्स पीवाई से सिग्मा बॉन्डिंग की उम्मीद मत करिएगा, या पीएक्स पीजेड से सिग्मा बॉन्डिंग की उम्मीद मत करिएगा, या पीवाई पीजेड से सिग्मा बॉन्डिंग की उम्मीद मत करिएगा। सिमिलर पी ऑर्बिटल्स ही हेड ऑन ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। बताओ यहां तक समझे? Yes, sir. चलिए ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर आप F2 मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो F2 मॉलिक्यूल में दो सिमिलर पी ऑर्बिटल्स आपस में हेड ऑन ओवरलैप करेंगे, और हेड ऑन ओवरलैपिंग से एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, क्योंकि ओवरलैप्ड एरिया इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। चलिए बहुत अच्छा, क्या यही सोच के हम ये बना सकते हैं? एक बार सोचना, ये नोट कर लिया सबने? Yes, sir. No, sir. No, sir. अरे एक बार इसका वो आप जो एक्स और वाई वाला बताया था उसका डायग्राम बना के बता सकते हो? हाँ, एक्स और वाई वाला ऐसे, ये सब मैं तुम्हें बना के दिखाऊंगा, मतलब लेके आऊंगा पूरा बकायदा तुम्हें दिखा दूंगा। इसकी बात कर रहा हूँ, इसको मैं बिल्कुल सर इसमें तो एरिया तो आ ही रहा है, ओवरलैप तो हो ही रहा है। समझो बात को, ये ऐसे तो हमने बना दिया, हम तो और बड़ा एरिया ले आएंगे, तो हम और अंदर घुसेड़ देंगे तो और बड़ा एरिया आ जाएगा, तो हम बना रहे हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं है ना, समझ रहे हो ना बात को? ये तो सिर्फ तुम्हें बनाने के लिए मैंने ऐसे बना दिया, जबकि एक्चुअली बोला क्या जाता है, दिस इज ऑलमोस्ट अ केस ऑफ जीरो ओवरलैपिंग, इज ऑलमोस्ट अ केस ऑफ जीरो ओवरलैपिंग, एंड दिस इज नॉट पॉसिबल। यानी अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि पीएक्स पीवाई आपस में कुछ करने जा रहे हैं, बिल्कुल बेवकूफी है सर, बिल्कुल उम्मीद मत करिएगा, इनसे कोई सिग्मा बॉन्डिंग नहीं होने जा रही। यानी ये हम मना नहीं करते कि पी ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन फिर वो पी ऑर्बिटल ऐसे होने चाहिए जो सिमिलर टाइप के पी ऑर्बिटल, और अगर सिमिलर पी ऑर्बिटल्स है तो वो आपस में हेड ऑन ओवरलैप कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, और ऐसे भी कर सकते हैं, और मस्त सिग्मा बॉन्ड बनाया जा सकता है, इसमें कोई एतराज नहीं। और F2 के अंदर इस तरह का सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे भी रहा, ठीक। लेकिन आपको ये कहे कि सर आपने दो तरह की सिग्मा बॉन्डिंग दिखा दी, दो तरह की ओवरलैपिंग दिखा दी हेड ऑन, एक एसएस की और एक एसपी की, एक पीपी की। सर ऐसा भी हो सकता है एस और पी आपस में हेड ऑन ओवरलैप कर जाए, एस और पी। तो मैंने कहा देखिए ये भी सोचा जा सकता है, इस बारे में भी थोड़ी सी बात की जा सकती है। एक मॉलिक्यूल लेके सोच लेते हैं एक बार, HCl, चलिए ठीक। अब उसने कहा HCl के बीच के बॉन्ड के बारे में बात करिए जरा, क्या हो रहा है? तो मैंने कहा अभी चेक कर लेते हैं। हाइड्रोजन हमारा 1 होता है, जिसका कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होता है, ये हाइड्रोजन हो गया जिसका कॉन्फ़िगरेशन 1s1 हो गया। बताओ ठीक है?
Yes, sir. कि मैं ऐसे हमने खाली जगह छोड़ दी, तो 1s1 को कैसे लिखेंगे, ये आ गया 1s1, एक इलेक्ट्रॉन सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल। ठीक, अच्छा अब क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन 17 और 17 मेरे ख्याल से सब लोग लिख पाओगे 1s2 2s2 2p6 2s2 3p5। बताओ ठीक कर रहे हैं? Yes, sir. 3p5 को मेरे ख्याल से फिर सब लोग एग्री करेंगे, ऐसे लिखा जा सकता है 1 2 3 4 5। अब बताओ क्या s ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड मिला? Yes, sir. क्या p ऑर्बिटल भी सिंगली ऑक्यूपाइड मिला? Yes, sir. ओवरलैपिंग कर लीजिए, फिर क्या सोचना है सर, ये मस्त आपस में हेड ऑन ओवरलैपिंग कर सकते हैं। s और p की हेड ऑन ओवरलैपिंग हो सकती है, और कैसे हो सकती है? ऐसे हो सकती है। एक s ऑर्बिटल लेके आइए जो गोला है। गोले के अंदर खास बात क्या होती है तुम्हें पता है? गोले के अंदर खास बात होती है वो तीनों डायरेक्शन में बराबर होता है, यानी वो नॉन डायरेक्शनल होता है। गोल स्फीयर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस की बात नहीं करता, वो क्या बोलता है, मैं सारी डायरेक्शन में बिल्कुल एक जैसा हूं। पीएक्स को भेड़ोगे तो पीएक्स को भेड़ दो, पीवाई को भेड़ना है पीवाई को भेड़ दो, पीजेड को भेड़ना है पीजेड को भेड़ दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं गोल हूं, मैं किसी के साथ भी हेड ऑन ओवरलैपिंग कर सकता हूं। तो सपोज आपने पीवाई के साथ या पीजेड के साथ हेड ऑन ओवरलैपिंग कर ली, और वो हेड ऑन ओवरलैपिंग मैंने आपको ये दिखा। This is s orbital and this is p orbital, and this is head-on overlapping. Why this is head-on overlapping? Because now again the overlapped area is on the internuclear axis, and this is head-on कौन सी? sp overlapping। ये sp overlapping के नाम से जानी जाएगी, और इस तरह से बना हमारा जो सिग्मा बॉन्ड है। क्यों सिग्मा है? क्योंकि हेड-ऑन ओवरलैप्ड एरिया जो है हमारा वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर लाई करता है। सो दिस अगेन अ सिग्मा बॉन्ड। यानी हमारे पास सिग्मा बॉन्डिंग के जो जो क्राइटेरिया आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, या तो एसएस ओवरलैपिंग से बनवा लीजिए, या पीपी ओवरलैपिंग से बनवा लीजिए, या एसपी ओवरलैपिंग से बनवा दीजिए। ये मेरे पास सिग्मा बॉन्ड। यहां तक समझ में आया? Yes, sir. तो हमने कहा भाई ठीक है, आप ये बताइए इन सब चीजों से फायदा क्या है? मतलब आप कह रहे थे बॉन्डिंग होगी तो फायदा होता है, एनर्जी कम हो जाती है। फायदा है, आप समझिए जरा। देखिए इस केस में जो ओवरलैप्ड एरिया है वो इन दोनों न्यूक्लियस, ये कोई भी केस इससे पहले जो आपने बनाया, इनमें जो न्यूक्लियस है वो ये, और जो ओवरलैप्ड एरिया है वो ये। तो तुम समझो बात को कि जो दो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, बात समझ रहे हो, एक मेरा वाला एक तुम्हारा वाला, देख लो दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स है ये, एक आदमी का है एक दूसरे आदमी का है। तो ये जो दो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है यहां पर, ये दोनों न्यूक्लियस से चिपक गए। समझो भाई, पहले क्या था, मेरा वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो मेरे न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड था, तुम्हारा वाला इलेक्ट्रॉन तुम्हारे न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड था। अब जब हम ओवरलैपिंग करते हैं तो हम दोनों के जो कॉमन दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दोनों के न्यूक्लियस से बंध जाते हैं। इससे ज्यादा एनर्जी रिलीज होती और स्टेबिलिटी बढ़ती। और हम सब जानते हैं एनर्जी बॉन्डिंग का क्राइटेरिया स्टेबिलिटी ही था, एनर्जी मिनिमाइजेशन ही था। ऑक्टेट पॉक्टेट की वजह से हमने डंडा नहीं बनाया है, समझो बात को। हमें नहीं मतलब तुम्हारा ऑक्टेट पूरा हो रहा है कि नहीं, हमारे सिर्फ एक ही चीज से मतलब था, अगर तुम्हारे जुड़ने से एनर्जी मिनिमाइज होती है तो तुम बॉन्ड बनाना, ना होती हो तो भाड़ में जाओ, चाहे ऑक्टेट हो ना हो, हमें इससे मतलब नहीं। और हो यही रहा है कि जब आप दो एटम्स को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसे में जो ओवरलैप्ड एरिया है, जिसमें जो आपके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स लाई कर रहे हैं, वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दोनों न्यूक्लियस से इंटरैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी और स्टेबिलिटी बढ़ेगी। कुछ समझ पा रहे हो बात? Yes, sir. ये नोएडा वाले बच्चों को समझ में आ रहा है भाई? Yes, sir. अच्छा अब दूसरी बात कर रहे हैं, ये बताइए, ये बार बार आप जो है ये हेड ऑन जो कर रहे हैं हम समझ नहीं पा रहे हैं। आप ये बताइए क्या ये s ऑर्बिटल इस s ऑर्बिटल के साथ हेड ऑन ओवरलैप कर सकता है? मैंने कहा कैसी बातें कर रहे हो, ये देखिए अभी तो आपने हेड ऑन ओवरलैप करवाया, ये देखिए मस्त गोले गोले हेड ऑन ओवरलैप कर गए। उसने कहा बहुत बढ़िया। क्या ये s ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैप कर सकता है? साइड वाइज समझो जरा, साइड वाइज का मतलब क्या है? ऐसे भिड़ोगे तो हेड ऑन और ऐसे भिड़ोगे तो साइड वाइज। मैंने कहा देखो गोलों के बारे में बात मत करो, गोले तो हमेशा ऐसे ही बढ़ेंगे। तुम समझो इनको साइड कर दो, जैसे मान लो इनको साइड वाइज करते हैं, यानी कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब एस ऑर्बिटल अपने एस ऑर्बिटल के साथ या किसी दूसरे एस ऑर्बिटल के साथ एक ही तरीके से भिड़ सकता है और वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बना सकता है। बताओ यहां तक समझे? लेकिन सर पी ऑर्बिटल के बारे में जरा सोच के देखिए। मैंने कहा जरा सोचवाइए कैसे। ये पी ऑर्बिटल, ये वाला पी ऑर्बिटल इस पी ऑर्बिटल के साथ हेड ऑन ओवरलैप कर सकता है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. हेड ऑन। लेकिन यही वाला पी ऑर्बिटल दूसरे वाले पी ऑर्बिटल के साथ साइड वाइज ओवरलैप भी कर सकता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ पीएक्स हेड ऑन ओवरलैप भी कर सकते हैं और पीएक्स साइड वाइज ओवरलैप भी कर सकते हैं। समझो अगर ये ऐसे भिड़ गए तो हेड ऑन, और अगर ये ऐसे हो गए तो, चलो ऐसे समझते हैं, अगर ये ऐसे हो गए तो कौन सा बॉन्ड? Sigma bond. सिग्मा बॉन्ड। और अगर वो ऐसे ओवरलैप कर गए तो
कोई और बॉन्ड। मेरी बात समझ रहे हो? यानी वो सिग्मा नहीं, और उसी बारे में बात करने जा रहे हैं। अगली बॉन्डिंग के बारे में अगर छोटी सी बात करें इसी के अंदर, तो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है और वो एक मॉलिक्यूल से ही समझते हैं। उसने मुझसे कहा है भाई साहब जरा O2 बना के दिखा दीजिए। मैंने कहा चलिए अभी मैं आपको O2 बना के दिखाता हूँ। सारे कॉन्सेप्ट वही लगाते हैं। O2 कैसे बनेगा? O2 बनने के लिए सर ऑक्सीजन को लाना पड़ेगा जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। 1s2 2s2 2p4, क्लियर है? और 2p4 को क्या ऐसा देखा जा सकता है? एक, अरे कौन बड़बड़ा रहा है? अरे कोई सब्जी मंडी में क्लास कर रहा है क्या? कहां से आवाज आ रही? आदर्श होगा। अबे सब्जी भी बेचते हो क्या आदर्श? ये कहां से आ रही है? किसी को सुनाई दे रहा है क्या? कहीं से पता करो, हमें यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा। सर आदर्श ओझा से आ रही थी। आदर्श बंद कर लो यार माइक बेटा, है ठीक। अच्छा तो अब ये 2p4 हो गया। अब जरा O2, दूसरे O2 पे आते हैं। O2 ये हो गया। दूसरे O2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p4, और ये हो गया 1s2 2s2 2p4। 1 2 3 4। बताओ यहाँ तक ठीक? यस सर। अब देखो ऑब्वियस है कि मान लीजिए जैसे 3 p ऑर्बिटल होते हैं तो एक को px ले लिया, एक को py ले लिया, एक को pz ले लिया, ऐसे करके यहाँ पर भी ऐसे कर लेते हैं। एक px ले लिया, एक py ले लिया, एक pz ले लिया। चलिए ये ठीक। अब बताइए ओवरलैपिंग कैसे दिख रही है? अब तुम ध्यान से देखो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये ओवरलैपिंग पॉसिबल है? py py की ओवरलैपिंग। यस सर। यस सर। क्या ये ओवरलैपिंग भी पॉसिबल है pz pz की? हाँ सर, देखिए दोनों सिंगली ऑक्यूपाइड है, ये भी ओवरलैपिंग फीजिबल है। तो मैंने कहा इसका मतलब ये हुआ कि O2 मॉलिक्यूल के अंदर py py के बीच में भी बॉन्डिंग है और pz pz के बीच में भी बॉन्डिंग है। उसने कहा हाँ, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि O2 मॉलिक्यूल में py और pz के बीच में बॉन्डिंग हो? मैंने कहा गलत बात मत करिए। py pz के बीच की बॉन्डिंग को अभी मना किया गया। बात समझ रहे हो? ये बात खत्म हो चुकी सर। ये गंदी बात नहीं चलेगी। सिर्फ कौन कौन सी बातें चलेंगी? या तो py py की हेड ऑन करवा दीजिए, या py py की साइड वाइज करवा दीजिए, या तो pz pz की हेड ऑन करवा दीजिए, या pz pz की साइड वाइज ओवरलैपिंग करवा दीजिए। लेकिन px py के साथ या py pz के साथ उल्टी सीधी बॉन्डिंग की बात मत करिए। दिस इज ऑलमोस्ट जीरो ओवरलैपिंग। बताओ समझे? यस सर। इसका मतलब ये हुआ सर हम आपसे बात कर लेते हैं और ये वाला आपने से बात कर लेगा। उल्टी बातचीत मत करवाइएगा सर, ये बातचीत नहीं हो सकती। तो हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। py py को आपस में बात करवा देते हैं और pz pz को आपस में बात करवा लेते हैं। अब देखो बड़ा इंटरेस्टिंग केस क्या है कि तुम ये तो मानते हो कि py pz परपेंडिकुलर होते हैं। यस सर। तो मैं एक बार py pz को दोनों बना के दिखाता हूं। तो मैं पहले ऑक्सीजन एटम का py pz बना के दिखाता हूं। ये हो गया मेरा py, जो भी बोलना है, और ये हो गया pz। बताओ ठीक है? ये यस सर। कोई भी एक py कोई भी एक pz, ठीक। लेकिन लिख लेते हैं, ये मान लो pz ले लेते हैं और इसको py ले लेते हैं। चलिए ठीक। अब मैं आता हूं बगल वाले आदमी पर। बगल वाला आदमी क्या कह रहा है कि मेरे पास भी py pz सिंगली ऑक्यूपाइड है। अब देखना जरा, ये हो गया उसका py और ये हो गया उसका pz। दिस इज py एंड दिस इज pz। क्या तुम्हें वो ओवरलैप्ड एरिया नजर आ रहा है जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर है? py वाला ये हो गया। क्या ये कहना समझदारी है? ये सिग्मा बॉन्ड है। यस सर। यस सर। क्या ऐसा तुम्हें नहीं लगता कि इस बार ये दोनों भी आपस में ओवरलैप कर सकते हैं? ऐसे कोई ऐसे दूर दूर का मत समझना, मतलब सर ये इतना दूर ओवरलैप कर सकते हैं, तो मॉलिक्यूल छोटा है, समझ लो बात को। ऐसा हो गया कि अगर इन दोनों ने हेड ऑन ओवरलैपिंग की तो ये दोनों साइड वाइज ओवरलैप कर सकते हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं? अबे समझो, ऐसे समझाएं। अरे ऐसे कैसे समझोगे? ऐसे ऐसे ले लेते हैं। ये दोनों लोग py py, ठीक। तो ये py py आपस में हेड ऑन ओवरलैप कर रहा है। ये दिख पा रहा है कि नहीं हेड ऑन? तो फिर इन दोनों उंगलियों का क्या होगा? क्या ये हेड ऑन कर सकती है? ये तो समझो बात को, ये दोनों तो अब ऐसे ही मिलेंगी ना। और ये ओवरलैपिंग हेड ऑन नहीं है भाई साहब, इसे हेड ऑन नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि अब जो ओवरलैप्ड एरिया है, दैट ओवरलैप्ड एरिया इज नॉट ऑन द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इट इज परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो pz आपस में साइड वाइज ओवरलैप कर रहे हैं, ऐसे अलग से दिखाते हैं। देखो एक ये pz हो गया और एक ये pz हो गया, जरा देखना। और ये है आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ओवरलैप्ड एरिया दिख रहा है? यस सर।
Yani this time this overlapped area is not on the internuclear axis, so this won't be a sigma bond. It is a new bond known as pi bond. समझो बात, यानी कहने का मतलब ये हुआ, ये जो साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है, इस साइड वाइज ओवरलैपिंग से जो डंडा बन रहा है वो पाई बॉन्ड के नाम से जाना जाएगा, और जो हेड ऑन ओवरलैपिंग से डंडा बन रहा है वो सिग्मा बॉन्ड के नाम से जाना जाएगा। और इसमें कोई शक नहीं है कि पाई बॉन्डिंग में पी ऑर्बिटल्स का ही इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, क्योंकि एस ऑर्बिटल से आप साइड वाइज ओवरलैपिंग की कोई उम्मीद नहीं कर सकते। समझो, समझने की कोशिश करना भाई। इसमें तो कुछ अभी देखो तुम्हारे दिमाग में कुछ सवाल आ सकते हैं, लेकिन पूछने का फायदा नहीं, क्यों? क्योंकि बातें अभी पूरी हो ही नहीं रही, बातें तो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही, इसलिए जो थोड़ा बहुत डाउट है उसको रखो, मेन बात समझते जाओ। समझने का मतलब क्या हुआ, वीबीटी कहती क्या है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है कि दो ऑर्बिटल जो आपस में बॉन्ड बना रहे हैं वो अपने अपने सिंगल ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स को लेके आपस में भिड़ जाते हैं। ठीक, मैंने कहा बहुत बढ़िया। भिड़ने के तरीके क्या हैं? तो भिड़ने के तरीके क्या बताए गए, भाई एक बार हेड ऑन ओवरलैप कर लेते हैं, कभी कभी साइड वाइज ओवरलैप कर लेते हैं। हेड ऑन ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्डिंग बनती है और साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्डिंग बनती है। तो अगर आप पीपी ऑर्बिटल को सीधे सीधे भिड़ देंगे तो सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, और वही पीपी ऑर्बिटल अगर साइड वाइज ओवरलैप कर जाएंगे तो पाई बॉन्ड बन जाएगा। एक चीज क्लियर है, लेकिन अगर सोचो जरा, तुमने F2 बनाया था अभी, तुम्हें याद है ये F2 जो बनाया गया था, ये F2। मुझे ये डाउट है सर, ये जो PZ है ये हेड ऑन क्यों भिड़ गया? क्या ये साइड वाइज ओवरलैप नहीं कर सकता था PZ? क्या ये नहीं हो सकता था? तो फिर ये क्या किया आपने, ये बदतमीजी क्यों किया? फिर PZ तो हेड ऑन कर सकता है ना, हाँ। PZ साइड वाइज भी कर सकता है, हाँ। तो PZ पाई बॉन्ड भी बना सकता है, सिग्मा बॉन्ड भी बना सकता है। नहीं सर, हम सिग्मा बनाना चाह रहे थे। मैंने कहा क्यों? क्योंकि सर सिग्मा बॉन्ड बनाते वक्त ओवरलैप एरिया दोनों न्यूक्लियस के बिल्कुल बीचों बीच आ जाता, ज्यादा एनर्जी रिलीज होती। अगर पाई बॉन्ड बनाएंगे तो जो ओवरलैप एरिया है वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से दूर होगा। समझ लो बात को, ये दूरी ज्यादा है, जिसकी वजह से इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होगी जितनी ज्यादा एनर्जी तब रिलीज होती है जब सिग्मा बॉन्डिंग होती है। और इसी वजह से कहा जाता है सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। कुछ समझो। लेकिन सर फिर अगर आप इतना ही मजबूर हैं तो जहां आपको दो डंडे बनाने थे वहां आपने दोनों डंडे सिग्मा क्यों नहीं बना दिए? ये भी सिग्मा, एक और सिग्मा, ताकि और एनर्जी रिलीज हो। हमने कहा देखो दोस्त, अब हम मजबूर हो चुके हैं। पहला बॉन्ड तो हमारी चाहत सिग्मा बॉन्ड की थी, हम दूसरा भी सिग्मा ही बनाना चाहते थे। लेकिन क्या करें, जब ये दोनों लोग हेड ऑन ओवरलैप कर गए तो ये दोनों हेड ऑन नहीं कर पा रहे हैं। समझो बात को, अगर इन्होंने हेड ऑन ओवरलैपिंग कर दी तो क्या ये दोनों हेड ऑन ओवरलैप कर सकते हैं? नहीं, ये मजबूरी है मेरी। अगर कर सकते हो तो मैं करवा देता, क्योंकि मैं चाहता हूं जितने सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। बिकॉज सिग्मा बॉन्ड्स में जो ओवरलैप एरिया है वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के बीचों बीच आ जाता है, जिसकी वजह से जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों न्यूक्लियस के काफी करीब और ज्यादा इंटरेक्टेड होते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा एनर्जी रिलीज होती। कुछ समझ पा रहे हो? मेरी तो चाहत ही यही है कि तुम्हें अगर दो लोगों के बीच में एक डंडा बनाना है, सिग्मा बनाओ। दो लोगों के बीच में दो डंडे बनाने, दोनों सिग्मा बनाओ। दो लोगों के बीच में तीन डंडे बनाने, तीनों सिग्मा बनाओ। लेकिन मेरी चाहने से क्या होता है, जब ऑर्बिटल ओवरलैपिंग हो ही नहीं सकती तो ये मेरी अब मजबूरी कंसीडर की जाएगी। और ये मजबूरी ये है कि जब कभी भी दो एटम्स के बीच में मल्टीपल बॉन्ड बनते हैं, लैंग्वेज समझ में आई? जब दो एटम्स के बीच में मल्टीपल बॉन्ड बनते हैं तो जो पहला डंडा है वो तो सिग्मा ही कंसीडर किया जाता है, लेकिन बाकी के डंडे मजबूरी में पाई बॉन्ड्स कंसीडर करने होते हैं, क्योंकि वो सिग्मा नहीं हो सकते। कुछ समझे? यानी अगर मैं O2 के मॉलिक्यूल को अब दिखाना चाहूं तुम्हें, तो मैं O2 के मॉलिक्यूल को ऐसे दिखा सकता हूं। एंड दिस इज बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के थ्रू O2 का स्ट्रक्चर। ये O2 का स्ट्रक्चर है जिसमें एक डंडा तो सिग्मा है, लेकिन दूसरा मजबूरी की वजह से पाई बॉन्ड बोला जाए। This pi bond is due to sidewise overlapping of p orbital and the sigma bond is due to head-on overlapping of p orbitals. तकरीमा जहान, तकरीमा बहुत दिनों बाद आई तुम? अच्छा, आज भी नहीं आई? तो ऑनलाइन सर वो हाफ ईयरली एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही थी। हाफ ईयरली एग्जाम प्रिपरेशन हो गया? हाफ ईयरली सर नहीं अभी। अच्छा, आप फिर तुमने प्रिपरेशन पूरी नहीं की बेटा? हमें ये समझ आता हम लोग की सर जो होगी। नहीं तकरीबन, वैसे तो हम कुछ ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन
हमें ऐसा लगता है जो हम लोग कर रहे हैं वो सब भी स्कूल से रिलेटेड ही रहता है। वो अलग बात है, हम लोग शायद थोड़ा सा पीछे होंगे, ऐसा कुछ। स्कूल तो शायद 1-2 क्लासेस में एक चैप्टर खत्म कर देता, अलग टैलेंटेड लोग हैं ना, तो होते ही खत्म कर देते हैं, हमें समझ में नहीं आता कैसे शुरू खत्म कर देते हैं। तो अब ठीक है, उनको जितना कराना होता है वो उस हिसाब से करा देते हैं, बट हम लोग भी तो स्कूल लेवल का ही सब कर रहे हैं, तो क्लास मिस करना है कोई बहुत ज्यादा समझदारी नहीं लगती। मैंने कई बार बोला है तुम लोग, क्लास कम से कम कोशिश किया करो कि बहुत बुरी हालत हो तो ऐसा हो गया सर हम उठ ही नहीं सकते थे तो अलग बात है, बट ये कि नहीं ठीक है, थोड़ा बहुत सरदर्द वगैरह, कल पेपर है, ठीक है, ये तो होना है ना। मतलब क्यों ऐसा सर अरे सर आपने बताया नहीं था कि जब हम कोचिंग करेंगे तो स्कूल के एग्जाम्स भी आएंगे। अरे भाई तो तुम्हें पता है कि स्कूल कर रहे हो तो स्कूल के एग्जाम्स भी आएंगे, इसमें हम क्या कर सकते हैं। जैसे आज भी नोएडा वाले कुछ बच्चे कह रहे थे हम तो भाग रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारे से स्कूल का पेपर है। तो अब ठीक है, मतलब ये तो तुम्हारे ऊपर है, हमें तो तुमसे जो चाहिए था मिल गया, तुम समझ रहे हो ना क्या चाहिए था, क्या चाहिए था? हमें तुमसे क्या चाहिए था वो मिल गया भाई, हमें पैसे से मतलब था, हमने पैसे ले लिए। अब तुम बैठे हो नहीं हो, तुम समझो हमसे क्या फर्क पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि उस पैसे को जो लिया है हमने, उस पैसे से हाँ प्रैक्टिकल की वजह से तकरीबन ठीक है, मतलब मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ बस कि उस पैसे में ये भी एक फर्ज बनता है हमारा बताना कि तुम्हारे लिए सही क्या है। मतलब जो हमने पैसा लिया है ना वो सिर्फ पढ़ाने का नहीं लिया है, ये भी बताने के लिए लिया है कि भाई देखो ऐसा ये थोड़ा सा सही से करना है, और सही से यही है कि भाई क्लास मिस करने का मतलब बैंड बजाना। अब तुम्हें इससे फर्क पड़ता है तो ठीक है, और अगर तुम्हें ऐसा लगता है सर बैंड की ऐसी कैसे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता सर, काय की बैंड, हम तो अगली क्लास में ऐसे सो जाएंगे आगे, हमें क्या लेना देना, तो फिर तो बात खत्म हो गई। मतलब फिर तो हमारा क्या डिस्कशन हो रहा है, कोई डिस्कशन नहीं। लेकिन अगर तुम्हें लगता है नहीं सर क्या नुकसान होगा, क्या दिक्कत है अगर हम क्लास मिस कर देंगे, तो हो सकता है चीजें इंटरलिंक्ड हो यार। मेरे ख्याल से इतने तुम समझदार बड़े बच्चे हो, 15, 16, 17 साल के हो चुके हो, तुम्हें इतनी अकल तो होगी कि कई बार चीजें इंटरलिंक्ड होती है। अब पीयूष वर्मा, मैंने VSEPR थ्योरी इसलिए नहीं कराया क्योंकि VSEPR थ्योरी इस VBT के अंदर आने वाली है बेटा। तो हम जब हम VBT करेंगे, जब हम कर रहे हैं तो इसी में VSEPR और हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को पीयूष लेके चलेंगे। अभी पहले तो हम करा नहीं सकते है ना, तो वो हम कराएंगे बिल्कुल, अच्छा बहुत अच्छी तरह से कराएंगे। तो तुम लोग सब लोग समझ रहे हो, तो क्लास मिस मत किया करो, बिल्कुल क्लास मिस मत करो। और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, हर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि चीजें इंटरलिंक्ड होंगी। अगर वो इंटरलिंक्ड हुई और जो कि होती है, अब जैसे आज बाई चांस ये जो नोएडा सेक्टर 4 के बच्चे हैं, इन्होंने आयनिक बॉन्ड नहीं पढ़ा, ठीक, और बाई चांस हम जिस चीज को डिस्कस कर रहे हैं वो ऐसी चीज है जो इनको पता है, मतलब PY, PZ ये सब इनको आता है, तो कम से कम कुछ समझ सकते हैं। लेकिन सोचो आज की क्लास जो मिस करके कल की क्लास में आएगा, फिर वो मस्त हो जाएगा, कहेगा यार ये सब सिग्मा सिग्मा क्या कर रहे हैं आप, तो तबीयत ठीक है आपकी, पाई सिग्मा सिग्मा चल क्या रहा है, तो उसके समझ में नहीं आए। तो इसलिए थोड़ा सा समझो इस चीज को, क्लास मिस करना समझदारी नहीं है। अब देखो सृष्टि भी रेगुलर हो गई है, सृष्टि को जब हमने समझाया तो उसको समझ में आ गया। सृष्टि 2 क्लास से लगातार आ रही है, सोचिए कमाल हो गया कि 2 क्लास से लगातार आ रही है, तो ये ऐसा टैलेंट है। तो अब देखा तो ये O2 बना दिया। अब तुम ये बताओ क्या तुम इसी तरह से एक आध मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर सोच के बता सकते हो, और क्या मुझे ये बता सकते हो कि उस आदमी में कितने सिग्मा बॉन्ड है या कितने पाई बॉन्ड्स वगैरह वगैरह जो हो सकते हैं। चलो एक एक करके देखते हैं, बड़ा सवाल करते हैं। मुझे बताओ कोई जल्दी से, मेरा दिल कर रहा है कि मैं N2 बनाऊं, मैं N2 का ऑर्बिटल डायग्राम बनाना चाहता हूं, द ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ N2, सोच के देखते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए, 1 सिग्मा 2 पाई। शाबाश, 1 सिग्मा 2 पाई बिल्कुल होगा। और आप इसका ऑर्बिटल डायग्राम बहुत खूबसूरती से बना सकते हैं, आप चाहें तो खुद करके देख लीजिए। नाइट्रोजन के बारे में हमने सुना है कि ये 7 इलेक्ट्रॉन रखता है और इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 होता है। और 2p3 की अगर बात करें तो 2p3 ऐसा होता है, इसमें मान लीजिए कोई px है, कोई py है, कोई pz, कुछ भी ले लेते हैं। अच्छा, दूसरा वाला जो नाइट्रोजन है वो भी 7 है, अगर वो भी 7 है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन भी 1s2 2s2 2p3 होगा, और इसकी शक्ल भी कुछ कुछ ऐसी बननी चाहिए। ये बन गई ऐसी 1 2 3, क्लियर। और इसमें भी सर वही 3 आदमी है, px py pz। अब इसमें सर एक चीज का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आपको अगर px को किसी के साथ भी चिपकाना है, px को किसी के साथ भी ओवरलैप करवाना है, तो वो आदमी px ही होगा। आप समझे कि नहीं बताओ? यस सर। चाहे आप उसको हेड ऑन चिपकाइए, चाहे आप उसको साइड वाइज चिपकाइए, px जो है वो px के साथ ही बात करेगा, चाहे हेड ऑन हो चाहे साइड वाइज हो, बात खत्म। आप px को py के साथ ना हेड ऑन चिपका सकते हैं ना साइड वाइज चिपका सकते हैं, क्लियर।
मैंने कहा सर ठीक है ऐसा कर लेते हैं, पीएक्स को पीएक्स के साथ चिपका देंगे, पीवाई को पीवाई के साथ चिपका देंगे और पीजेड को पीजेड के साथ चिपका देंगे, इसमें क्या बुराई है, ये लीजिए चिपका दिया आपने, खत्म हो गया। अब जब आप इन तीनों को आपस में चिपकाएंगे तो क्या होगा, तो मैं जरा तीनों का डायग्राम बना लेता हूं। वैसे तो मैं यही चाह रहा था कि पीएक्स पीएक्स आपस में हेड ऑन ओवरलैप करके सिग्मा बना ले, और पीवाई पीवाई आपस में हेड ऑन ओवरलैप करके सिग्मा बना ले, और पीजेड पीजेड भी आपस में हेड ऑन ओवरलैप करके सिग्मा बना ले, क्योंकि मुझे लगता है सिग्मा सिग्मा रहता है बड़ा अच्छा रहता है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड की वजह से एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है, बिकॉज़ दिस मोर स्टेबल, मोर अच्छा बॉन्ड एज कंपेयर टू बाई बॉन्ड, मजबूत बॉन्ड एज कंपेयर टू बाई बॉन्ड। लेकिन अब मेरे चाहने से नहीं होता ना, समझो पी 3 है, तीनों पी को जब तुम बनाओगे तो तुम्हें अपने आप समझ में आएगा कि एक ही पी ऐसा होगा जो सिग्मा बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा, बाकी दोनों को मजबूरी में पाई बॉन्डिंग में जाना पड़ेगा। बताओ समझे? आप बना के देख लीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए ये हो गया पीएक्स पीवाई पीजेड, ऐसे नहीं बनाएंगे आप। ये हो गया एक ऑर्बिटल, ये दूसरा, ये तीसरा, इसी तरह से दूसरा वाला आदमी ले लेते हैं, थोड़ा सा अपने आप समझना। एक ये दूसरा और ये तीसरा, मान लीजिए ये पीएक्स पीएक्स या पीजेड पीजेड, तो इंटर नीचे 2 स्टेम्स भी निकाल दो, फ्लैश तैयार हो जाएगा। तो ये जो है हमारा वो जेड एक्सिस, मान लीजिए हमने पीजेड पीजेड को आपस में हेड ऑन ओवरलैप करा, तो बताओ जरा सिग्मा बॉन्ड किन दो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बन रहा है? सिग्मा बॉन्ड पीजेड पीजेड। अब जो पीवाई पीएक्स बचे उनका क्या डालेंगे? हमने कहा नहीं भाई देख लीजिए, ये पीएक्स ले लीजिए, इसको पीवाई ले लीजिए, ये पीएक्स हो गया, ये पीवाई हो गया। अब क्या करें सर? पीएक्स पीएक्स के साथ मजबूर हो जाएगा पाई बॉन्ड बनाने के लिए, इस तरह से, और पीवाई पीवाई मजबूर हो जाएंगे पाई बॉन्ड बनाने के लिए, इस तरह से। कुछ समझ पा रहे हो? और क्यों मैं पाई बोल रहा हूं, देखो तुम पता नहीं तुम लोग समझ पा रहे हो कि नहीं, ये 3D फिगर है जो बोर्ड पे बन नहीं सकता था। 3D समझ लो ना, पीएक्स पीवाई और पीजेड। अब बोर्ड पे तो ये तुम्हें दिखाई नहीं देगा, तो मैंने ऐसे ही एक साथ ही चिपका दिया कि भाई अगर ये हेड ऑन ओवरलैपिंग है तो बचे हुए 2 ऑर्बिटल आपस में साइड वाइज ओवरलैप करेंगे। देखो ऐसे कर सकते हैं। ये देखो 3 पी ऑर्बिटल देख रहे हो, तीनों परपेंडिकुलर, पीएक्स पीवाई पीजेड, ये भी पीएक्स पीवाई पीजेड, ठीक। अब कोई भी सिग्मा बना लो, ये लो सिग्मा हो गया। अब अगर ये सिग्मा बन गया तो इन दोनों का क्या हुआ? क्या कर रहा है? पाई। और इन दोनों थंब का क्या हुआ? तो इसका अगर एक सिग्मा बन गया तो बाकी दोनों क्या बन रहे हैं? पाई। तुम अपने हाथ से भी करके देख सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से तुम समझ गए होगे। यानी मेरी मजबूरी है कि अगर 2 एटम्स मल्टीपल बॉन्डिंग शो कर रहे हैं तो उस मल्टीपल बॉन्डिंग में एक बॉन्ड तो सिग्मा होगा और बाकी जितने भी बॉन्ड्स आप बना रहे हैं वो सारे मजबूरी में आपको पाई बॉन्ड मिलेंगे। यानी अगर आप नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल एक ऐसा मॉलिक्यूल होगा जिसमें 3 डंडे होंगे, जिसमें 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड। क्या ये कहना ठीक है कि नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में जो सिग्मा बॉन्डिंग होती है वो पीजेड पीजेड ओवरलैपिंग से बनती है? नहीं सर, ये कैसी बातें कर रहे हैं सर? पीएक्स पीएक्स से कर दीजिएगा आप सर, सेम पी लीजिएगा, मुझे पीएक्स पीवाई से कोई मतलब नहीं। क्लियर है? ठीक। तो इस बात को भी सब लोग याद कर लेते हैं कि अगर कभी भी 2 एटम्स के बीच में मल्टीपल बॉन्डिंग है, मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा बॉन्ड 2 एटम्स के बीच में बन रहा है, तो जो पहला डंडा है वो तो सिग्मा है। अगर एक ही डंडा बनना है तो सिग्मा ही बनेगा, लेकिन अगर एक से ज्यादा डंडे बनने हैं तो एक तो सिग्मा बनेगा ही बनेगा। उसके अलावा जो ओवरलैपिंग होगी दे शुड बी पाई बॉन्ड्स। हर्ष समझ में आया बेटा? पीछे जो जंगली बच्चा बैठा, एक बच्चा बैठा, वो उसके भी समझ में आया तुम्हारे? हर्ष शाबाश। सर हम ये इस तरीके से सर हम एनायंस की निकाल सकते हैं सर, जैसे आपने तो कार्बोनेट आयन का निकलवाया था सर लेविस थ्योरी से सर। नहीं, उसमें ना थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, थोड़ी सी दिक्कत आएगी। अभी हम थोड़ा सा बात करते हैं, मतलब अब हम फंसने वाले हैं, मतलब समझ लो, हमें ऐसा लग रहा है कि जिंदगी बड़ी आसान चल रही है और हमें लगता है कि आप कुछ करना ही नहीं है सर, कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए, ऐसे करके चिपका देंगे, साला क्या रह गया है, बड़ा आसान है, कुछ नहीं। हम अब अगले ही सवाल में फंसने वाले हैं, समझो बात। अब क्योंकि वीवीटी ही अब आपको कहीं रोकने वाली है, लेकिन हम अभी उस फंसने पर से पहले कुछ और बातें भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, हमने जो मेन पॉइंट डिस्कस करना है वो ये डिस्कस कर रहे थे कि जब कभी भी 2 एटम्स के बीच में मल्टीपल बॉन्डिंग होगी उसमें एक बॉन्ड सिग्मा होगा, बाकी सारे पाई बॉन्ड्स होंगे। तो अब मैं तुमसे कुछ स्ट्रक्चर्स पूछता हूं, तो मुझे बताना उस स्ट्रक्चर में कितने सिग्मा बॉन्ड्स होंगे और कितने पाई बॉन्ड्स। ठीक, थोड़ी सी अकल लगाते हैं, चलिए सोचते हैं, मुश्किल सवाल ही कर लेते हैं।
इस बार भी शायद पूछा गया सवाल ही है इस टाइप का। हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर देयर इन, पहला आदमी ले लेते हैं C2CN4, दूसरा आदमी ले लेते हैं C6H6, तीसरा आदमी ले लेते हैं C2CN2। बताओ, थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब अब तुम यही कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि कितने सिग्मा है कितने पाई हैं, तो तुम्हें ऑब्वियसली इनके स्ट्रक्चर्स का आइडिया होना चाहिए। लेकिन अगर कोई समझदार होगा ना तो इनके स्ट्रक्चर अपने आप एक बार सोच के देखेगा। तुम ये बताओ, कभी तुमने C6H6 के बारे में सुना है? C6H6 बेंजीन। C6H6 बेंजीन होती है, और इस C6H6 का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है, और ये धीरे धीरे करके तुम्हें सब याद भी होगा और हम बनाना भी सीखेंगे। ये C6H6, दिस इज C6H6। अब बताओ इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं और पाई बॉन्ड्स कितने हैं? हर मल्टीपल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा बाकी पाई, और जो सिंगल डंडा है वो तो सिग्मा है। खत्म हो गया यार, ये तो बड़ा आसान है, इसमें कुछ करना ही नहीं। ये देखिए, क्या ये सिग्मा ठीक है? यस सिग्मा 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 सिग्मा, चलिए ठीक। क्या इन दोनों में एक सिग्मा है? 12 sigma bonds and 3 pi bonds. बिल्कुल, देख लो। और ये जो अंदर के डबल डंडों में से डबल वाला डंडा क्या है हमारा? पाई। In this benzene you have 6 sigma bonds between CH bond, between CNH, and you have 6 sigma bonds between CNC. 1 2 3 4 5 6, क्लियर? और बाकी के जो तीसरे डंडे, जो 3 डंडे लगे वो हमारे पाई बॉन्ड। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 12 तो सिग्मा बॉन्ड्स हैं और 3 हमारे पास पाई बॉन्ड्स। ये इसलिए हम कर पा रहे हैं क्योंकि सर हमें इस बेंजीन का मतलब सिंगल बॉन्ड्स जितने भी हैं सब वो सिग्मा बनाएंगे। हाँ, जो सिंगल, वो तो अभी हमारी बात हुई कि हम तो चाहते ही है सिग्मा बनाना, और अगर आप सिंगल ही बनाना है तो फिर मजबूरी किस बात की? सर पीपी को हेड ऑन ओवरलैप करवा दीजिएगा। मजबूरी तो सेकंड डंडे में आती है कि पहला डंडा हेड ऑन हो चुका तो अब दूसरा डंडा बेचारा मजबूर है, वो हेड ऑन नहीं हो सकता, जबकि हम चाहते उसको हेड ऑन ही करवाना है, वो नहीं कर सकता हेड ऑन। समझ लो ना? हाँ सर बना गए क्या बेटा? सर ये स्ट्रक्चर कैसे बना? स्ट्रक्चर कैसे बना? सर अब यार ये तो हमें ध्यान रखना है, C6H6 में आपका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, अब ये तो याद रखना पड़ेगा। सर 10th में तो आता है। क्या क्या कह रहे हो? अरे बोलो, शर्मा नहीं, बोलो बोलो। सर कह रहा है 10th में अलग था। 10th में अलग था? अच्छा, कैसा था 10th में? यही था सर। डबल बॉन्ड नहीं थे? बोल रहा है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड तो हमने भी तो डबल बॉन्ड बनाए हैं। ये डबल है ना? सर उधर कोई कोने में लेने के लिए नहीं है क्या? वहां खंबे के पीछे ले जाते हैं, आगरा में ना, आगरा में खंबे के पीछे ले जाते हैं, कोने में नहीं, खंबे के पीछे। शुभ जरा संभालो उसको, तुम्हारे रहते ये सब चल रहा है। की बची वाली। अरे भाई तुम जो पूछ रहे थे तुम समझ गए ना, हमने पाई बॉन्ड बनाया, हम तुम्हारा सवाल ही नहीं समझ पा रहे हैं। हमें ये नहीं पता, हमें ये नहीं समझ पा रहा है कि तुमने 10th में क्या करा है, बट हमने बेंजीन सही बनाई है ये हमें पता है। दिस इज C6H6। ठीक, अच्छा अब मेन काम आता है, इन दोनों के स्ट्रक्चर का बहुत झंझट है, क्योंकि अगर इनका स्ट्रक्चर पता चल जाएगा तो भी तभी आप सिग्मा और पाई बॉन्ड्स का अंदाजा लगा पाए। तो अब इनके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो समझ में आएगा। पता नहीं तुमने सुना है कि नहीं, हालांकि थोड़ा सा मुश्किल है। अब 10th अगर पढ़ा है तुमने तो तुम्हें ये याद आएगा कि जो C2CN4 है, अगर मैं इसको भूल जाऊं और इसके बारे में एक बार सोचूं, तो क्या तुम्हें से किसी को याद आ रहा है कि C2H4 जो है वो
इथाइल हो, इथीन, एल्कीन है। एल्कीन, ये एक एल्कीन है। यस सर। और ये C2H4 का जो स्ट्रक्चर था, अगर तुमने पढ़ा हो तो वो ऐसा होगा। यस सर। दिस इज C2H4। यस सर। इथीन, इथिलीन, जो भी बोलना, बताओ समझे। यस सर। और अगर इसके अंदर ये सीन है जो कि C2H4 का है, और मुझे जो चाहिए वो चाहिए C2CN4, तो तुम्हें नहीं लगता हाइड्रोजन को साइनाइड से रिप्लेस कर दिया गया? यस तो सर। H4 की जगह CN4 आ जाएगा। तो चलिए मैं भी हाइड्रोजन को साइनाइड से रिप्लेस कर देता हूं। तो अगर मैं हाइड्रोजन को साइनाइड से रिप्लेस कर देता हूं तो कार्बन कार्बन के बीच में तो डबल बॉन्ड है, जैसे वहां है। H की जगह साइनाइड आ जाएगा। और सोचो जरा, साइनाइड कैसा होता था? कल हमने बनाया था C के साथ ट्रिपल बॉन्ड। देखो जरा, अब हमने उसके अंदर बनाया था लुइस के अंदर, साइनाइड का स्ट्रक्चर था C ट्रिपल बॉन्ड N। इसी तरह से साइनाइड C ट्रिपल बॉन्ड N, इसी तरह से साइनाइड C ट्रिपल बॉन्ड N, इसी तरह से साइनाइड C ट्रिपल बॉन्ड N। दिस इज C2CN4। सब लोग देखो, ऐसा है, कुछ चीजें तो नहीं आएंगी ना, तो जिन लोगों को लगता है कि उनको साइनाइड का स्ट्रक्चर नहीं पता, तो आज वो याद कर ले ताकि आगे दिक्कत ना आए। क्योंकि अगर चीजें नई नहीं आएंगी तो सीखोगे क्या? समझ लो। तो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि साइनाइड उनको नहीं पता, तो आज साइनाइड का स्ट्रक्चर याद कर ले। साइनाइड इज C ट्रिपल बॉन्ड N। तो आपने C2H4 में H की जगह साइनाइड लग दिया, साइनाइड का स्ट्रक्चर C ट्रिपल बॉन्ड N बना दिया। और जहां तक अब सिग्मा पाई का सवाल है, बिल्कुल साफ चमक रहा है सर ये 9 सिग्मा और 9 पाई। हाँ, ये सिग्मा, यहां पर सिग्मा, यहां पर सिग्मा, यहां पर सिग्मा, यहां पर सिग्मा, एक और सिग्मा, एक और सिग्मा। अब जहां तक पाई का सवाल है, एक पाई बॉन्ड ये और दो पाई आओगे, एक सिग्मा दो पाई, यहां पर भी दो पाई, यहां पर भी दो पाई, और यहां पर भी दो पाई। बताओ, समझ रहे हो? अब आप काउंट करिए कितने सिग्मा हो गए सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए। और पाई बॉन्ड्स कितने होंगे? 2 तो 4 तो 6 तो 8 और 1 9, 9 से पाई बॉन्ड्स। सब लोग एक बार अपने आप चेक करके देखें आंसर आ रहा है कि नहीं। आदित्य ठीक है, बन रहा है ये। अब बिल्कुल यही सोच के C2CN2 का सोचो जरा एक बार, अकल लगा के, बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट से। C2H2 से बना सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात। C2CN, 5 सिग्मा 6 पाई आए। एक बार सोचो, याद करो। ये हटा दें, सबने नोट कर लिया? ये नोएडा वाले बच्चों के नाम ही नहीं पता मुझे। ये आगे लाल वाला बैठा बच्चा, ये इसका क्या नाम है? सोहम। सोहम। सोहम कैसे हो दोस्त? बढ़िया सर। ये कुछ समझ पा रहे हो? यस सर। शाबाश। सोहम, तुम्हारे पीछे का नाम क्या है? शिवम। क्या? शिवम। शिवम 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 शिवम। शिवम, यानी सोहम शिवम, ठीक। और उसके पीछे? अशरफ। अशरफ। सोहम, शिवम, अशरफ। अशरफ के पीछे जो दो है? वंश। वंश। कौन सा वंश है? मतलब राइट या लेफ्ट वाला? वंश। वंश तुम्हारे इधर वाला? सर संकल्प। संकल्प। सोहम, शिवम, अशरफ, वंश, संकल्प, ठीक। उधर लेडीज बैठी हैं, लेडीज बताएं। बोलो। नाम नहीं है? प्रज्ञा। 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 तो ये बोलती नहीं है लेडीज तुम्हारे यहाँ? बताइए, नाम ही नहीं समझ। लेडीज बोलती है, आवाज नहीं आती है। अच्छा, तो ये देखिए। और इंदिरापुरम की लेडीज के बारे में देखिए आप, बोलती रहती हैं। प्रज्ञा, प्रज्ञा के बगल में अपराजिता। अपराजिता, प्रज्ञा एंड अपराजिता, ठीक। अपराजिता के आगे जो दो बच्चे बैठे हैं? कार्तिक। कार्तिक। ये टोपी वाला कार्तिक है? टोपी वाला कार्तिक है? यस सर। अच्छा, और बिना टोपी वाला? लक्ष्य। रक्षित। कार्तिक और रक्षित, अच्छा। और रक्षित तुम्हारे आगे जो बच्चा बैठा है? नहीं, और आगे है, काला काला सा दिख रहा है। कृष्णा। कृष्णा। ये आगे वाले बिल्कुल डार्क दिख रहे हैं, एकदम डार्क, कोई लाइट वाइट नहीं जल्दी लग रहा है। कृष्णा,
अब सही है। लाइट ऑफ करने से टीवी साफ दिखता होगा ना, यस सर। लेकिन तुम्हारी कॉपी तुम्हें दिखती है, तुम जहां लिख रहे हो देख रहे हो कि कहीं उस पर डेस्क पे तो नहीं लिख रहे हो? नो सर। तो अब ये जिस तरह से C2H4 बनाया गया है उसी तरह से तुम C2H2 भी बना सकते हो, और उसी C2H2 के पैटर्न पर C2CN2 भी बना सकते हो। तो अब इसमें देखो हम कोई तरीका नहीं बता रहे, मतलब हम कुछ बता ही नहीं रहे इसमें सर ये क्या आप बेकार की रटने वाली बात बता रहे हैं। हाँ, तो रटने वाली बात बता रहे हैं, हम सिर्फ एक तरीका बता रहे हैं कि भाई आप ऐसे सोच सकते हो। तो जैसे C2CN4 आया तो एकदम से लगा रहे ये तो C2H4 जैसा है, तो C2H4 तो हम जानते हैं कैसा होता है, तो हमने बस इतना समझ लिया कि हाइड्रोजन की जगह साइनाइड लगा दो, और साइनाइड में 3 अंडे होते हैं। उसी तरह से C2CN2 को देखते ही हम समझ गए अरे यार ये तो C2H2 टाइप का है, तो C2H2 टाइप का आदमी बना दिया, ये C2H4 टाइप का आदमी। तो हमने C2H2 टाइप का आदमी जब बनाया, तो जैसे अभी आरुषा भी बता रही थी कि अगर आप C2H2 टाइप का स्ट्रक्चर बना पाए तो C2H2 टाइप का स्ट्रक्चर ऐसा बनता है, बना पाओगे? ये इसे एसिटिलीन कहते हैं, इथाइन, दिस इज इथाइन, ये इथाइन। तो हमने कहा सर ये तो लेकिन C2H2 है, हमें तो C2CN2 बनाना है, इसका मतलब हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस करना है? साइनाइड से। तो आपने हाइड्रोजन को साइनाइड से रिप्लेस कर दिया। तो अगर आपको C2CN2 बनाना है तो C2CN2 ले लीजिए, साइनाइड ट्रिपल बॉन्ड बना देगा, ये भी ट्रिपल बॉन्ड बना देगा और ये भी ट्रिपल बॉन्ड बना देगा। जहां तक सिग्मा सिग्मा की कहानी है, सिग्मा 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 सिग्मा, पाई पाई पाई, बताओ मेरी बात समझे? क्योंकि सर हर मल्टीपल बॉन्ड में एक तो सिग्मा है और हर सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा ही है, तो इसका मतलब ये हुआ सर ये तो सिंगल है, सिग्मा हो गया, ये भी सिंगल है, सिग्मा हो गया। इस मल्टीपल में एक सिग्मा मजबूरी से 2 पाई बनाने पड़ेंगे, तो सर इस तरह से जोड़ लीजिए, हमें लगता है 6 पाई आ जाएंगे और 5 सिग्मा आ जाएंगे। बताओ समझे? का एक ऑब्जेक्टिव हमारे एग्जाम में आ सकता है कि ये बता सकते हैं कि इन तीनों मॉलिक्यूल्स में से वो कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें सिग्मा और पाई का रेशो 1 से छोटा है। अच्छा सवाल आ गया। पहले वाले केस में सिग्मा पाई के रेशो में सिग्मा ज्यादा था तो 1 से बड़ा, C2CN4 में सिग्मा पाई बराबर थे तो 1 हो गया। इस सवाल में सिग्मा पाई में सिग्मा कम है तो 1 से छोटा हो गया। बताओ समझे? यस सर। तो यानी और ये तो इस तरह का कुछ भी सवाल बना लेगा, समझो बात को, लेकिन हम तभी कर पाएंगे जब हम स्ट्रक्चर सही से लिखकर उनमें डंडे काउंट कर ले। तो डंडे काउंट करने के बारे में बात कर रहे हैं, बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। जहां आपने 2 एटम्स के बीच में मल्टीपल बॉन्डिंग की कहानी डाली, बस आप समझ लीजिएगा खेल खत्म। जहां आपने मल्टीपल बॉन्डिंग की कहानी डाली वहीं पर आप समझ लीजिएगा एक बॉन्ड तो सिग्मा बनना ही है, दूसरा मजबूरी में आपको पाई बनाना, ये आपकी मजबूरी। अगर यहां तक किसी को कुछ पूछना हो, वंश कुछ पूछना बेटा? नो सर। ठीक है, यस शाबाश। काका? सर ये स्ट्रक्चर याद करने होंगे या फिर ये बनाना सीखेंगे? नहीं, ये आदित्य बिल्कुल हम झूठ नहीं बोलेंगे तुमसे, याद करने होंगे। अब हम सही बता रहे हैं क्योंकि तो हम इसलिए कोई झूठ नहीं बोलना चाह रहे हैं क्योंकि और बहुत कुछ याद करना है यार। बात बोलो तो हम अभी से तुम्हें तसल्ली नहीं देना चाह रहे हैं कि तुम्हारे दिमाग में एक बार डालना चाह रहे हैं कि नहीं यार ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो याद रखनी पड़ेगी, और याद रखने से ही फायदा है। मतलब आप अपनी अकल लगा के सर ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, अकल लगाने से अच्छा हम हालांकि अभी देखेंगे शायद कुछ अकल लगा के भी इनको बनाया जा सकता है, हम बनाएंगे भी, कोशिश करेंगे, लेकिन हम तुम्हें फिर भी यही बोले चक्कर में मत पड़ो, याद करोगे क्योंकि आगे बहुत कुछ याद करना है तो फायदा रहेगा। सबसे अच्छी बात है टाइम बचेगा, इधर उधर की बकवास से सीधे सीधे टाइम बचेगा। चलिए खैर, तो ये कुछ केस बनेंगे। अब ये सब करने के बाद ना बड़ा अच्छा लगा कि वीबीटी बड़ी आसान सी थ्योरी होती है जिसमें आसानी से अपना सिंगल ऑक्यूपाइड ऐसे चिपका दिए, अपने खत्म करिए, खेल को आसान हो जाए। यही सोच के किसी ने हमसे कहा कि सर ऐसा है जरा इतना जब कुछ किया है आपने तो एक और स्ट्रक्चर बना लीजिए। भाई आपने ऑक्सीजन को बना लिया, नाइट्रोजन बना लिया, फ्लोरीन बना ली, क्लोरीन बना ली, HCl बना लिया, H2 बना लिया, P2 बना लिया, सर तमाम काम कर लिए, एक काम और कर लीजिए सर, मीथेन बना दीजिए। भाई कार्बन का भी तो कोई मॉलिक्यूल बनाएंगे कि नहीं आप? तो हमने कहा चलिए ऑक्सीजन का बना लिया, नाइट्रोजन बना लिया, कार्बन का भी बनवा लेते हैं। अब चलो कार्बन का बना लेते हैं। यार एक और बनवाना चाह रहे थे, H2O का पहले बना दो, कम से कम तुम भी तो एक बनाओगे, या सिर्फ आज देखने आए हो तुम? एक H2O का मुझे बना के दिखाओ जरा, H2O का स्ट्रक्चर VBT कैसे बता रही है। अब तुम्हें तो याद नहीं आएगा लेकिन हम बता रहे हैं तुम्हें। अब शायद ये नोएडा वाले बच्चों के लिए ये एक बात नहीं आ गई। H2O में जो सेंट्रल एटम है, यानी जिस एटम को बीच में रखना है, वो ऑक्सीजन है।
Yes, sir. लेकिन हमें लगता नहीं कि तुम लोग को इस बारे में कुछ पता था। तुमने शायद तुक्का मार दिया। हम बताएं, सेंट्रल एटम डिसाइड करने का जो क्राइटेरिया होता है ना, किसी भी मॉलिक्यूल या किसी आयन में जो सेंट्रल एटम होता है उसको डिसाइड करने पता था पहले से। नहीं, ये नोएडा वाले बच्चों को नहीं नहीं पता। पता सर, पता था। अच्छा, नोएडा वालों को भी पता है। अगर 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बैलेंस के लिए 2 उसको बैलेंस करनी चाहिए तो 2 अलग अलग ही होंगे। नहीं वो नहीं, असल में तुम समझे नहीं बात। और तुमने सोच सही रखी, तुमने सोचा सही है कि सर ऑक्सीजन को बीच में रखोगे तभी तो 2 डंडे बनाओगे। बात समझ लो कि नहीं? यही सोच के तुमने सेंट्रल एटम बोल दिया। लेकिन एक्चुअली मैं डेफिनेशन की बात कर रहा हूं। सेंट्रल एटम की डेफिनेशन ये है कि जो किसी भी मॉलिक्यूल का सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है वो सेंट्रल एटम होता है। सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव वो सेंट्रल एटम। तो कैसी बातें कर रहे हैं? यहाँ तो गलत हो गया, क्योंकि H और O में ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन? हाइड्रोजन। तो सर कैसे? आप तो गलत बोल रहे हैं। नहीं, गलत नहीं बोल रहे हैं, हम एक एक करके रूल बता रहे हैं। पहला रूल है किसी भी मॉलिक्यूल में जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है वो सेंट्रल एटम। एक और रूल है साथ में, अगर किसी मॉलिक्यूल में सिर्फ 2 ही तरह के आदमी, सिर्फ 2 तरह के, एक A और एक B, चाहे कितने भी हो, A3B, AB2, AB4 कुछ, लेकिन 2 ही तरह के आदमी हो, A और B, और उन दोनों में एक हाइड्रोजन हो, तो जो दूसरा वाला आदमी होता है वो सेंट्रल एटम। ये 2 रूल को समझे बात? यस सर। यानी पहला रूल ये कहता है कि भाई साहब आपके पास बहुत सारे लोग हैं, उनमें जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा वो सेंट्रल एटम होगा। ये एक रूल हो गया जो कि जनरल रूल हो गया। इसके अंदर एक और रूल आ रहा है, आप इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर किसी मॉलिक्यूल में सिर्फ 2 ही तरह के लोग हों जिसमें एक हाइड्रोजन हुआ, तो जो दूसरा वाला होगा वो सेंट्रल एटम होगा। इसका मतलब हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होगा, इसका ये मतलब। समझ गया बात? अब तो बताओ, ये वाला जो हमने सवाल पूछा है, ये सवाल किस रूल के ऊपर बेस्ड है? सेकंड वाले या फर्स्ट वाले? सेकंड वाले, because it has only 2 types of molecule, one is O, 2 types of atoms, one is O, another is O, another is H। अब क्योंकि उनमें से दूसरा H है, तो H तो सेंट्रल एटम नहीं हो सकता, तो जो H के अलावा वाला आदमी है वो सेंट्रल एटम कौन है? ऑक्सीजन। अब सोचो, ये उस पहले वाले रूल को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। लेकिन सर हम पहले वाले रूल की बात ही नहीं करेंगे, बिकॉज वी हैव अ मॉलिक्यूल जिसमें 2 ही तरह के लोग हैं और उनमें एक हाइड्रोजन है, तो हम कौन सा रूल लगाएंगे? सेकंड वाला। और सेकंड वाला रूल क्या कहता है कि जो हाइड्रोजन के अलावा है वो हमारा सेंट्रल एटम। ठीक, यानी ऑक्सीजन मेरा सेंट्रल एटम होगा। चलिए ठीक है। अब अगर ऐसा हुआ तो मैंने ऑक्सीजन से कहा कि भाई साहब जरा ये तो बताइए आपकी शक्ल कैसी है, तो क्या बोलेगा? 1s2 हूं, 2s2 हूं और 2p4, और 2p4 में ऐसा दिखता हूं। 1 2 3 4, मेरे 2 p खाली है, कोई भी ले लेते हैं, px py खाली, सिंगली ऑक्यूपाइड। ठीक, फिर मैंने हाइड्रोजन के पास गया, मैंने कहा भाई तुम्हारा क्या सीन है? कह रहा भाई मैं 1s1 हूं। मैंने कहा बहुत बढ़िया, आप 1s1 है, एक हाइड्रोजन जो कि 1 होता है, दिस इज 1s1, इसका मतलब ये एक सिंगल, और दूसरा हाइड्रोजन जो कि 1 होता है, दिस इज अगेन 1s1, यानी एक सिंगल। बताओ समझ रहे हो ये? यस सर। अब होगा क्या? हमने कभी होना क्या है सर, तुम अपना सिंगल लाओ, हम अपना सिंगल लाते हैं, तुम अपना सिंगल लाओ, हम अपना सिंगल लाते हैं, खत्म हो गई बात। ये बना बॉन्ड, ये बना बॉन्ड। लेकिन सर ये तो 2 बॉन्ड है, और 2 बॉन्ड बनते हैं तो एक सिग्मा एक पाई होता है। नहीं, ये 2 अलग अलग एटम्स के बीच में बने। दिस इज नॉट मल्टीपल बिटवीन 2। समझे बात? यानी कहने का मतलब क्या हुआ? एक आपका ऑक्सीजन सेंटर में आया और इसने जो है 2 p ऑर्बिटल लिए। एक ये हो गया, ये सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए बोल रहा हूं मैं। अभी तुम देखोगे H2O का जब स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो ये हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू बनेगा, हम बात समझेंगे अब इस बार। यानी हमें ऐसा लग रहा है जो बॉन्डिंग हो रही है वो कुछ इस टाइप की हो रही है, जिसमें एक p ऑर्बिटल ये है, एक p ऑर्बिटल ये है, इस p ऑर्बिटल के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया, इस p ऑर्बिटल के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया, यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड आ गया, यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड आ गया। जबकि एक्चुअली थोड़ा सा और समझेंगे और पता ये चलेगा कि जब ये बॉन्डिंग होती है तो इस बॉन्डिंग में एक्चुअली ऑक्सीजन सबसे पहले अपने ऑर्बिटल्स को मिक्स करके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल तैयार करता है और तब बॉन्डिंग करता है। यानी ऐसे अगर तुम देख रहे हो तो ऐसे तो साफ समझ में आता है इस सिग्मा और इस सिग्मा बॉन्ड के बीच का एंगल कितना है? 90। क्योंकि भाई px और py के बीच में सिग्मा बन रहा है। बात समझ नहीं? ये वाला s ऑर्बिटल आ गया, ये p आ गया, ये वाला s ऑर्बिटल आ गया, ये p आ गया, तो एक सिग्मा बन रहा है sp के बीच में, दूसरा सिग्मा बन रहा है sp के बीच में। ये वाला p px है, ये वाला py है, और px और py 90 डिग्री पर होते हैं। सो दिस मींस यू हैव 2 सिग्मा बॉन्ड्स एंड द एंगल बिटवीन 2 सिग्मा बॉन्ड्स इज 90 डिग्री। ठीक है, ये क्या तक समझे? तुम जरा सोचना, जरा ऐसी बोल रहा हूं, तुम देखते तुम समझ पाते हो कि नहीं। अगर मैं तुमसे ये कहूं कि मैं इन्हीं दोनों सिग्मा बॉन्ड्स के बीच का जो एंगल वो 90 डिग्री से बढ़ा सकता, 90 से बढ़ा सकता, 104 डिग्री कर सकता,
105 डिग्री कर सकता हूं। ये अच्छी खबर है इस पानी के मॉलिक्यूल के लिए या बुरी बात? बुरी 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 अच्छी अच्छी तो अच्छी खबर। तुम अपने लिए मत बताओ, हम पानी की बात कर रहे हैं। पानी के लिए अच्छी खबर है या बुरी? अच्छी। फिर से बोले, हम क्या बोल रहे हैं? आपने वीबीटी कराई सर, आप 1 घंटे से पका रहे हैं, वीबीटी में आपने बोला कि हमारा एक सिंगल ऑक्यूपाइड, आपका सिंगल ऑक्यूपाइड ऐसे भिड़ जाएगा। सर लीजिए भिड़ दिया, आपका सिंगल हमारा सिंगल, आपका सिंगल हमारा सिंगल, भिड़ दिया। जब भिड़ेंगे तो सर एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा ये वाला और एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा ये वाला। बताओ ठीक कर रहा है? और ये ऐसा दिखाई देगा सर, एक पीएक्स सिग्मा के एस के साथ, एक पीवाई एस के साथ। बहुत बढ़िया सर, 2 सिग्मा बॉन्ड्स बन गए और इन दोनों सिग्मा बॉन्ड्स के बीच का एंगल 90 डिग्री आ रहा है। ठीक है सर, अब जैसा आ रहा है वैसा आ रहा है, हम क्या कर सकते हैं? मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं तुमको कि अगर मैं तुमसे ये कहूं कि मैं इन्हीं दोनों सिग्मा बॉन्ड्स के बीच के एंगल को 90 डिग्री बढ़ा सकता हूं, तो ये अच्छी बात है या बुरी बात? इसमें कोई शक नहीं है सर, ये अच्छी ही बात होगी। क्यों? क्योंकि बॉन्ड्स के बीच के एंगल को इंक्रीज करने से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस कम हो रहे हैं। समझो। अब वो सर ये लेकिन बड़ा अजीब सी बात बोल रहे हैं आप सर, कम कैसे कर सकते हैं? मतलब आप एंगल बढ़ा कैसे सकते हैं? तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एंगल बढ़ाएंगे तो फिर दूसरी तरफ से रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स भी है। ये देखिए, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहां गया? ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स भी तो आपको परेशान करने की कोशिश करें। और इससे पहले जो आपका ये वाले, सॉरी ये वाले नहीं, ये वाले, ये जो 2s2 1s2 वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी तो आपको परेशान करना स्टार्ट कर देंगे। इनका क्या करेंगे आप? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, ये वाले सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, ये वाले और ये वाले, अगर ये 90 डिग्री पर की जगह इससे बड़े एंगल पर चले गए तो सर फायदा ही नहीं है, क्योंकि बड़े जाएंगे तो ये ऐसे आ जाएंगे, ऐसे पीछे की तरफ आएंगे, तो और जो दूसरे इलेक्ट्रॉन वो रिपल करना स्टार्ट कर देंगे। कुछ समझ पा रहे हो कि नहीं? और वो P में नहीं होंगे, वो S के अंदर है, ये वाले, समझो बात को। तो ये सर रिपल्शन की वजह से फायदा तो कहीं से नहीं दिख रहा, हमें तो ये नुकसान ही दिख रहा। आप समझो इस बात को। ये इसलिए तुम्हें नहीं समझ में आ रही बात, क्योंकि तुम पानी को 2 डायमेंशनल कंसीडर कर रहे हो। अगर पानी को 3 डायमेंशनली सोचा जाए तो फर्क पड़ सकता है, आप समझिए बात। और इसी वजह से पानी का जो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है वो इस नॉर्मल वीबीटी कॉन्सेप्ट से या किसी और के बारे में, अभी हम और एक स्ट्रक्चर लेते हैं उसके बारे में, आप इसको वीबीटी के नॉर्मल कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, क्योंकि फायदा ज्यादा कब है? जब पानी में लोगों के बीच में एंगल इंक्रीज कर जाए, क्योंकि एंगल के इंक्रीज करने से रिपल्शंस वो कम हो जाए। मतलब सोचो, अगर मैं ये कहूं कि इनके बीच का एंगल 104 डिग्री, तो अगर इनके बीच का एंगल 104 डिग्री हो गया और रिपल्शंस भी कम हो गए, तो ये तो अच्छी बात है ना। तुम समझो, ये तो अच्छी बात है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस के कम होने से स्टेबिलिटी बढ़ती। और वो आपको तभी देखने को मिलेगा जब आप वाटर के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के बारे में सोचेंगे, जो कि अगले ही कॉन्सेप्ट वीबीटी के अंदर आने वाला है। और वो पैदा हुआ है इस मॉलिक्यूल से जिसका नाम है CH4। चलिए हम उसी की बात कर लेते हैं। अब सब लोग सोच के देखें वीबीटी CH4 कैसे बना रही है, देखते हैं कैसे समझ में आता। हमने कहा कैसे बना रही, मतलब कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन बनाने, चिपका दीजिए, खत्म करिए। तुम सोच के देखो, आप 4 हाइड्रोजन चिपका ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं चिपका पाएंगे? जरा देखो कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन है, जरा देखना। कार्बन इज 6 इज 1s2 2s2, ठीक। इसका मतलब ये हुआ सर 1s तो पूरा भरा है और 2p2 में सर 2 ऑर्बिटल ऐसे हैं जो सिंगली ऑक्यूपाइड। क्लियर? यस सर। अच्छा, अब मैं लेके आता हूं हाइड्रोजन को। सर हाइड्रोजन अकेला होता है जो कि 1s1 होता है, और 1s1 का मतलब होता है। क्लियर? यस सर। अब आप खुद देख लीजिए, अगर मैं आपसे ये कहूं कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन को सिग्मा बॉन्ड बनाना है या कार्बन के साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड बनाना, कितने बॉन्ड बना सकते हो? आप खुद देख के बताइए कितने कर सकते हैं। सर एक तो ये वाला हाइड्रोजन हो जाएगा, हाँ, और एक ये वाला हाइड्रोजन हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ से एक हाइड्रोजन ले आते हैं, अब ये एक हाइड्रोजन हो जाएगा जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। दिस इज हाइड्रोजन जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, जिसको 1s1 कहा जाता है। ज्यादा से ज्यादा कितने सिग्मा बॉन्ड्स आप बना सकते हैं? तुम्हारा सिंगल मेरा सिंगल, तुम्हारा सिंगल मेरा सिंगल, कितने सिग्मा बॉन्ड बन गए? 2। यानी कार्बन बहुत से बहुत इस हाइड्रोजन के साथ और इस हाइड्रोजन के साथ 2 सिग्मा बॉन्ड बना सकता है। यानी कार्बन 2 ही डंडे बना सकता है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू वीबीटी यू हैव ओनली 2 सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स, और 2 सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल 2 अलग सिंगल ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं। लेकिन सर मजबूरी यह है कि कार्बन तो 4 डंडे बना रहा है, कार्बन तो 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, जबकि वीबीटी ये बात बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। वीबीटी मतलब अब जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट था हमारा ऑर्बिटल ओवरलैपिंग का, इससे आप ये बात एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते कि कार्बन 4 डंडे कैसे बना रहा। समझो बात, यानी कार्बन की टेट्रावैलेंसी को आप बिना एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट को यूज किए क्लियर नहीं कर सकते। समझो,
आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि कार्बन की जो टेट्रावैलेंसी है, टेट्रावैलेंसी समझ रहे हो, कार्बन जो 4 डंडे बनाता है, इस 4 डंडे के कॉन्सेप्ट को आप इस नॉर्मल कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि हमारा सिंगल तुम्हारा सिंगल, जिससे आपने हाइड्रोजन भी बना लिया, फ्लोरीन भी बन गया, HCl भी बन गया, आप नाइट्रोजन भी बन गया, O2 भी बन गया। लेकिन ये बात कार्बन के ऊपर लागू नहीं हो रही है, ये बात समझ में नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि सर कार्बन को देख के ऐसा लगता है कार्बन के साथ पास सिर्फ 2 ऐसे पी ऑर्बिटल है जो सिंगली ऑक्यूपाइड, और अगर आपके पास सिर्फ 2 ऐसे ऑर्बिटल है जो सिंगली ऑक्यूपाइड है, तो ज्यादा से ज्यादा वो 2 लोगों के साथ बॉन्ड बना सकते हैं। यानी कार्बन को बाइवैलेंट होना चाहिए, टेट्रावैलेंट नहीं होना चाहिए, जबकि कार्बन अपने हर मॉलिक्यूल में 4 डंडे बनाता है। कुछ समझ पा रहे हो हम क्या बोलना चाह रहे हैं? हम ये बोलना चाह रहे हैं कि कार्बन की टेट्रावैलेंसी को एक्सप्लेन आप इन बातों से नहीं कर सकते जो अब तक आप करते चले जा रहे हैं। और इस कार्बन की टेट्रावैलेंसी को एक्सप्लेन करने के लिए एक नई चीज पैदा होने जा रही है, जिसको हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट कहा जाता है। दिस न्यू कॉन्सेप्ट, हाइब्रिडाइजेशन। यानी अब ये अब एक्चुअली होता है नहीं होता है, मॉलिक्यूल के अंदर तो बैठ के कोई देख नहीं सकता, लेकिन ये हमारी बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकता है। तो ये हाइपोथेटिकल फिनोमेना सच माना जाता है, समझो। और मैं इसको हाइब्रिडाइजेशन से कॉन्सेप्ट को हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट से ये प्रूव कर सकता हूं कि कार्बन टेट्रावैलेंसी क्यों बना रहा है और कार्बन हाइड्रोजन के साथ 4 डंडे कैसे बना रहा है। जबकि इस कॉन्सेप्ट से तो कहीं समझ में नहीं आ रहा है भाई, ये fully occupied, ये fully occupied, now you have only 2 single occupied orbital, और 2 single occupied orbital 2 लोगों के साथ ही सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं। और इस केस में कार्बन को तो सिर्फ बाइवैलेंसी शो करनी चाहिए, टेट्रावैलेंसी कार्बन के बस की बात नहीं, जबकि कार्बन अपने हर मॉलिक्यूल में 4 डंडे बनाता है। इसका मतलब है कार्बन की टेट्रावैलेंसी को एक्सप्लेन करने के लिए एक नई बात यहीं पर जोड़नी चाहिए, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट। वो क्या है, हम इस बारे में बात करते हैं। पहले सब लोग समझो कि कुछ समझ पा रहे हो क्या चल रहा है। अगर तुम्हें ये बात समझ में आ रही तो मैं हाइब्रिडाइजेशन को इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं। और ये कुछ नया नहीं, तुमने नाम सुना है हाइब्रिड? हाइब्रिड क्या है हाइब्रिड? अब सब ऐसे हमने सुना है कि एक आम की नस्ल को दूसरे आम की नस्ल के साथ हाइब्रिड कर देते हैं तो एक नया आम तैयार हो जाता है, ऐसा हमने सुना है। दिस इज मिक्सिंग, दिस इज मिक्सिंग। वही चीज यहां पर भी, कार्बन के साथ जब हाइड्रोजन की बात चल रही तो आप ये कह रहे हैं सर कार्बन हाइड्रोजन को बुला लेता है, तो तुम बताओ अगर कार्बन ने अभी हाइड्रोजन को बुलाया तो कितने हाइड्रोजन को बुलाए? 2। तो कार्बन को बुलाने कितने? 4। इसका मतलब एक चीज तो क्लियर होगी सर, कार्बन ऐसे नहीं कर रहा कि भाई आ जाओ ओवरलैपिंग कर लो, क्योंकि अगर उसने ऐसे बुला लिया तब तो 2 ही आएंगे, 2 ही कर पाएगा, इससे ज्यादा कर ही नहीं पाए। तो फिर करता क्या है कार्बन? कार्बन मतलब जनरली ये जो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट है वो क्या है? कार्बन ये कहता है देखिए ऐसा रुक जाइए, आप लोग वही कोई नहीं आएगा, ठीक। मैं सबसे पहले अपने ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी के ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग करके नए हाइब्रिड ऑर्बिटल पैदा करूंगा, समझो। दिस हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट है? यानी कार्बन सीधे सीधे हाइड्रोजन को इनवाइट ना करके, या जो हमारे क्या बोले इनको अटैच एटम बोल सकते हैं, जो कार्बन इन अटैच एटम को सीधे सीधे ना बुलाकर कर क्या रहा है, वो कह रहा है 1 मिनट सब लोग रुक जाइए, कोई नहीं आएगा अभी। कितने लोग आना चाहते हैं? 1 2 3 4। अच्छा 4 आदमी आना चाहते हैं, लेकिन मेरे पास तो 2 ही ऐसे ऑर्बिटल हैं जिनमें मैं बुला सकता हूं। तो एक काम करता हूं, मैं अपने 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयार करता हूं। जरा समझना कैसे। कार्बन करेगा क्या? ऑलमोस्ट अपने सिमिलर एनर्जीज। सिमिलर एनर्जीज कौन सी? क्या 1s और 2s सिमिलर होती? यस सर। अरे लल्लू क्या 1s फर्स्ट शेल है, 2s सेकंड शेल है सर, एनर्जी में डिफरेंस होगा, लेकिन क्या 2s और 2p लगभग? हाँ सर 2s 2p लगभग ऐसे। तो इसका मतलब वो कार्बन करेगा क्या? वो अपने 2s को लाएगा और 2p को लाएगा और उनको बर्तन में डाल देगा, और बर्तन में डाल के ऐसे मिक्स कर देगा। मिक्स कितने लोगों को मिक्स किया उसने? 1s और 3p। समझे बात को? कितने p होते हैं? 3p होते हैं। s कितने होते हैं? 1। तो उसने 1s और अपने 3p, px py pz, ये तीनों, ठीक। 1s 3p डब्बे में डाल के मिला दिया। कितने लोग मिलाए? 4। 1s 3p मतलब 4। जितने मिलाए उतने ही पैदा होंगे। कितने पैदा होंगे? 4। उन पैदा होने को वालों को हाइब्रिड बोला जाएगा क्योंकि वो s और p के मिक्सिंग से बने हैं, और उनका नाम जो रखा जाएगा वो उन्हीं ऑर्बिटल के नाम पे रखा जाएगा। किससे बने? 1s 3p। इसका मतलब तुम्हारा नाम sp3, दूसरे का नाम sp3, तीसरे का नाम sp3, चौथे का नाम sp3। बताओ समझे बात? यस सर। कहने का मतलब क्या हुआ? कार्बन कहेगा हाइड्रोजन से 1 मिनट रुकिए, अभी माहौल बनाने दीजिए, हमें 4 आदमियों को बुलाना है। 4 आदमियों को बुलाने के लिए 4 ऑर्बिटल भी तो होने चाहिए, सिंगली ऑक्यूपाइड 4 ऑर्बिटल। जबकि इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली हमारे पास सिंगली ऑक्यूपाइड से 2 ही ऑर्बिटल है। वो सिंगली ऑक्यूपाइड 4 ऑर्बिटल कैसे बनाने जा रहा है वो दिखा रहा हूं मैं। तो क्या करूंगा? 1s
3p मिक्स करूंगा। मिक्सिंग करने से नए ऑर्बिटल पैदा होंगे। वो जो नए ऑर्बिटल पैदा होंगे उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो वही होगी जिससे वो मिलके बने। भाई आम को मिलाने से अमरूद थोड़ा बन जाता है, बात समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? आम को मिलाने से एक अच्छा आम बनेगा, वही यहां पर भी है। एस और पी को मिलाने से जो नए ऑर्बिटल बनेंगे उनके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो वही तो होंगी जिससे वो मिलके बने। समझ पा रहे हो? अच्छा, अब मुझे ये भी बताना, पी कितने मिलाए तुमने? कौन कौन से? एक्स वाई जेड। इसका मतलब ये हुआ कि जो 4 sp3 बनेंगे, sp3 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 sp3, वो तीनों डायरेक्शंस में होंगे क्योंकि px py pz की मिक्सिंग से बने। Yes, sir. यानी उसमें px का भी इन्वॉल्वमेंट है, py का भी इन्वॉल्वमेंट है, pz का भी इन्वॉल्वमेंट है। जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल पैदा होंगे वो 3 डायमेंशनली अपने आप को अरेंज करेंगे बिकॉज यू हैव px py pz की मिक्सिंग। यस सर। मिक्सिंग तो एस की भी हुई थी, लेकिन एस तो नॉन डायरेक्शनल, एस तो गोला होता है, उसका पीएक्स पीवाई एक्स वाई जेड डायरेक्शन से कोई मतलब ही नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कार्बन जो है सबसे पहले करेगा क्या? अब देखो सब लोग समझना जरा बात को। कार्बन करेगा क्या? कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन है मैं लिख के दिखाता हूं। कार्बन ये है, कार्बन इज 1s1 सॉरी 1s2 2s2 एंड 2p2। बताओ समझे यहां तक? दिस इज कार्बन एंड दिस इज द बढ़ती हुई एनर्जी का सीक्वेंस। हम सब जानते हैं 1s की एनर्जी कम है, 2s की थोड़ी ज्यादा है, 2p की थोड़ी और ज्यादा है, बट सिंस दे बोथ आर ऑफ सिमिलर शेल्स सो अल्टीमेटली दे आर ऑलमोस्ट ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ एनर्जी, सिमिलर टाइप ऑफ एनर्जी। अब कार्बन करेगा क्या? कार्बन करेगा हम तुम चारों को मिक्स कर देते हैं। कार्बन इन चारों को मिक्स कर देता है और इन चारों को मिक्स करने से नए ऑर्बिटल पैदा करेगा। 1s के साथ मैंने कुछ नहीं किया, 1s ऐसे का ऐसे ही रहेगा, लेकिन इन चारों की मिक्सिंग से 4 नए ऑर्बिटल पैदा होंगे जो ऐसे होंगे 1 2 3 4 और इन चारों का नाम होगा sp3 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 sp3। यहां तक ठीक है? अब तुम ये बताओ, इन चारों की एनर्जी के बारे में बात करते हैं। सर ये तो बड़ा सिंपल है, एनर्जी कंजर्वेशन का रूल लगा लेते ना। इनकी एनर्जी मान लीजिए 150, चारों तीनों की 150 150 150 और इसकी एनर्जी मान लीजिए 100 है, तो चारों के मिलने से जो 4 ऑर्बिटल बनेंगे उन चारों की जो एनर्जी होगी वो सेम होगी, लेकिन 100 से ज्यादा और 150 से कम होगी। बताओ मानते हो कि नहीं? ये तो एनर्जी का कंजर्वेशन है ना भाई। 150 इंटू 3 कितना हुआ? 450, 450 प्लस 100 550, वो 550 4 लोगों में बढ़ जाएगी तो 550/4 आएगी एंड 550/4 150 से छोटी और 100 से बड़ी। क्लियर है? यानी ये जो आपने 3p और 1s मिलकर 4 लोगों को मिक्स किया है, तो 4 की मिक्सिंग से 4 नए पैदा होंगे जिनके नाम यही लोग रखेंगे। 1s 3p यानी sp3 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 sp3। यहां तक ठीक है? और चारों की एनर्जी सिमिलर। यानी कार्बन ने क्या किया? रुको कितने बन गए? 4। अब बताओ चारों की एनर्जी सेम है। कार्बन के अभी कितने इलेक्ट्रॉन बच गए हैं? 2 तो यहां आ गए, और कितने बचे? 4। 6 होते हैं ना कार्बन के, 2 आ गए, बचे 4। अब तुम्हें क्या पढ़ा था? जो सारी सेम एनर्जी के ऑर्बिटल हैं वो तब तक पेयर्ड नहीं होते जब तक सारे सिंगली ऑक्यूपाइड ना हो जाए। तो इसका मतलब 4 कैसे आएंगे? सर ये देखिए 4 आ गए, इसमें क्या सोचना है? आप समझ पा रहे हो कि अब अगर हाइड्रोजन को बुलाएंगे तो एक एक आएगा 4 डंडे बनाने। बताओ समझ पाए? अब अगर आपने हाइड्रोजन को आवाज लगाई तो सर ये हाइड्रोजन दौड़ आएगा सिग्मा बॉन्ड बनाने, ये हाइड्रोजन दौड़ के आएगा सिग्मा बॉन्ड बनाने, ये हाइड्रोजन दौड़ के आएगा सिग्मा बॉन्ड बनाने, और ये हाइड्रोजन दौड़ के आएगा सिग्मा बॉन्ड बनाने। और ये जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा, ये सिग्मा बॉन्ड अभी मैंने सोचा था कि ये s और p की ओवरलैपिंग से बनना था। नहीं सर, ये सिग्मा बॉन्ड एक s से और sp3 की ओवरलैपिंग से बन रहा। एक s ऑर्बिटल हाइड्रोजन कौन सा ऑर्बिटल लेके आएगा? s ऑर्बिटल। और इसका ओवरलैपिंग किसके साथ हो रही है? sp3। यानी you have 4 sigma bonds in a CH4 molecule and all are in between s and sp3। यहां तक समझे? सर आपने 2s के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया है ना? हाँ, 2s के इलेक्ट्रॉन्स और मतलब वही हुआ, 2s के इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करके 2p में डाला। एंड दिस एक्साइटेशन, जिसको आप हाइब्रिडेशन का नाम दे सकते हैं, कि sp की मिक्सिंग आपको 4 नए ऑर्बिटल पैदा करती है और वो 4 नए ऑर्बिटल सिमिलर एनर्जीज के होते हैं, इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग 1 2 3 4 करके भर दी जाती है। और जब आप हाइड्रोजन को इन्वाइट करते हैं तो 4 हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बनाने यहां जुड़ जाते हैं। अच्छा, अब और चीज, तुम ये कह रहे थे कि सर sp3 में 3p का इन्वॉल्वमेंट है, उन 3p में px py pz तीनों इन्वॉल्व हैं, तो इसका मतलब जो 4 sp3 लोग बनेंगे वो स्पेस में 3 डायमेंशनली ऑक्यूपाइड होंगे। स्पेस में उनका जो अरेंजमेंट होगा, जो इन्वॉल्वमेंट होगा वो 3 डायमेंशनल होगा। 4 लोग स्पेस में एक दूसरे से
सबसे ज्यादा दूर। 4 लोग स्पेस में एक दूसरे से सबसे ज्यादा दूर कब रह सकते हैं? जब उनके बीच का एंगल 90 डिग्री। हमें पता था इससे ज्यादा गंदा आंसर कोई नहीं दे सकता। ये और ये, तुम मानते हो ये 90 डिग्री? यस सर। अब तुम इन 4 लोगों को इससे ज्यादा दूर नहीं कर सकते, तुम्हारे हिसाब से मानते हो कि नहीं? यस सर। हाँ, क्योंकि सर अगर मैं इन दोनों को दूर करने की कोशिश करूंगा तो यहां से पास हो जाएंगे, समझो बात को, इधर से दौड़ाएंगे तो उधर चिपका देंगे। तो ये तो सब सिमिलर मामला है। तो सर अगर मैं इस 90 डिग्री को बढ़ाऊंगा तो उधर से छोटा हो जाएगा, तो फिर वो रिपेल करेगा। सर 90 डिग्री से ज्यादा 4 लोगों को दूर नहीं कर सकते। अरे कर सकते हो जब 3 डायमेंशनली सोचो, समझो बात को। दिस इज 2 डायमेंशनल सोच। क्या ये ऑर्बिटल 3 डायमेंशनल होंगे? यस सर। क्योंकि सर px भी इन्वॉल्व है, py भी इन्वॉल्व है और pz भी इन्वॉल्व है। अब 4 ऑर्बिटल स्पेस में एक दूसरे से सबसे ज्यादा दूर 3 डायमेंशनली रह सकते हैं जब वो टेट्राहेड्रन शेप के होंगे। समझो बात को। दिस इज 1 sp3 लोब, दिस इज अनदर sp3 लोब, दिस इज 3rd sp3 लोब एंड दिस इज 4th sp3 लोब एंड दिस इज अ टेट्राहेड्रन। समझो बात। ये एक टेट्राहेड्रन है। अभी के लिए इतना ही बताएंगे और तुम्हें ये भी बताऊंगा अगली क्लास में मैं कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है उसकी शक्ल ऐसी होती है। ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल में जो बड़ा लोब होता है वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है और जो छोटा लोब होता है वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होता। यानी कहने का मतलब ये हुआ, ये ऐसा हो गया, एक ये, एक ये, एक ये, ऐसे छोटे पूंछ, 4 पूंछ। दिस इज sp3 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 और ये टेट्राहेड्रल शेप। अब आप हाइड्रोजन को बुलाइए, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। और एंगल, मजे की बात देखिए, एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट। समझिए आप, जो तुम 90 समझ रहे थे वो 109 डिग्री 28 मिनट। मेरे पास 4 पेन नहीं है यहाँ पर, तुम लोग के पास अगर किसी के पास 4 पेन हो तो एक बार टेट्राहेड्रन बना के देखो। वो देखो, हाँ हमने देखा। वो टियाना दिखा रही। टियाना ने 4 पेन लिए, तुम में से किसी के पास हो तो 4 पेन आप बनाइए। और आप सोच रहे थे कि इससे ज्यादा दूर नहीं हो सकते क्योंकि आप 2D सोच रहे थे। 4 लोग और दूर हो सकते हैं अगर आप 3D सोचेंगे। और टेट्राहेड्रन ज्योमेट्री या टेट्राहेड्रन शेप एक ऐसा शेप होता है, नाम सुना है कभी टेट्राहेड्रल? सर टेट्राहेड्रल, ये दिस इज टेट्राहेड्रल। ये देखो, तुम्हें हो सकता है बोर्ड पे ना दिख रहा हो बट दिस इज अ 3 डायमेंशनल फिगर। ये एक 3 डायमेंशनल फिगर है जिसमें बीच में कार्बन है, एक डंडा, दूसरा डंडा, तीसरा डंडा और चौथा डंडा। ये 4 डंडे 3 डायमेंशनल हैं और ये एक दूसरे से 109 डिग्री के एंगल पर। कितना फायदा हो गया सोचिए। पहले आप क्या बकवास कर रहे थे, सर px आपस में ओवरलैप, py के साथ कर लेंगे, सिग्मा के साथ कर लेंगे। 90 डिग्री का एंगल आ रहा था और अब क्या दिखाई दे रहा? 90 डिग्री छोड़िए सर, अब 109 डिग्री का एंगल आ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस मिनिमाइज हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस के मिनिमाइज होने से स्टेबिलिटी बढ़ रही है। सो अल्टीमेटली मीथेन इज लाइक दिस एंड दिस इज अ टेट्राहेड्रन। लेकिन ये कहानी आप सिर्फ तभी एक्सप्लेन कर पाएंगे जब आप हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को सच मानेंगे। अदरवाइज आप मीथेन या कार्बन की टेट्रावैलेंसी को कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। पहले सब लोग इस बात को समझ लें। कुछ समझ पा तो रहे हो? इस केस में भी यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी। हाँ, ओवरलैपिंग होगी। ये देखिए मस्त ओवरलैपिंग। कौन सा डंडा? आप तो डंडे का नाम बता रहे हैं। क्या ये ओवरलैप एरिया इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर है? तो बताओ जरा, एक ये न्यूक्लियस, एक ये न्यूक्लियस हाइड्रोजन का, क्या ये ओवरलैप एरिया न्यूक्लियस के ऊपर है? यस सर। सिग्मा बॉन्ड। क्या ये ओवरलैप एरिया इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अंदर है? यस सर। ये भी अंदर है, ये भी अंदर है। सो दैट मींस यू हैव 4 सिग्मा बॉन्ड्स इन अ मीथेन मॉलिक्यूल। सिग्मा 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 एंड द एंगल बिटवीन 2 सिग्मा बॉन्ड्स 109 डिग्री। मजा आ गया। जिसको 90 डिग्री समझ रहे थे वो 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल, बड़ा एंगल, मस्त एकदम। मीथेन एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है और इसका ये एक्सप्लेन सिर्फ इसलिए कर पा रहे हैं बिकॉज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन इज sp3। ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इसने अपना एक s और 3p को मिक्सिंग में इन्वॉल्व किया है और 4 नए sp3 लोब पैदा किए हैं और इन 4 sp3 लोब्स को उसने स्पेस में टेट्राहेड्रली अरेंज किया है और 4 हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्डिंग की। तो एक सेम केस हम डी और एफ के साथ भी ले सकते हैं। नहीं, डी और एफ के केस में तो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि एफ का तो कोई शेप ऐसा है ही नहीं। और डी के केस में जो है डी का इन्वॉल्वमेंट हाइब्रिडाइजेशन में किया जा सकता है। हम बात करेंगे इस बारे में। डी को इन्वॉल्व कर सकते हैं आप हाइब्रिडाइजेशन में और उससे भी नए हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयार कर सकते हैं। हम डी को भी इन्वॉल्व करेंगे हाइब्रिडाइजेशन।
हाँ भाई, कुछ समझ पाए? यस सर। वंश, बैठ पा रहे हो? बैठा जा रहा है बेटा? यस सर। तकलीफ तो नहीं हो रही, कहीं दर्द वर्द कुछ? नो सर। शाबाश। अपराजिता, समझ में आया बेटा? अरे आवाज तो आ रही। इधर भाई आगरा वाले बच्चे, शुभ ठीक है बेटा, उठ रहे हो? अच्छा, बहुत बढ़िया। कॉपी लाते हो शुभ? कॉपी सर ये ना सर नोट कर, 2 कॉपी लाते हो? सर ये वो है मॉड्यूल सर, और ये अच्छा, तो ये नोट करते हो थोड़ा बहुत? हाँ ठीक ठीक। हर्ष, समझ में आ गया भाई? कौन सा हर्ष? कौन सा? और भी हर्ष है क्या? इंदिरापुरम वाला हर्ष? और भी उधर आगरा में भी हर्ष है क्या? इंदिरापुरम वाला हर्ष समझ में आ गया? हाँ सर। शाबाश। उधर तुम्हारे इधर कौन बैठा है सबसे इधर हर्ष, जो दिखाई नहीं दे रहा बच्चा? क्रिश। क्रिश, अच्छा क्रिश है ये। तो आज मैं इतना ही करूंगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूं इसमें बहुत ज्यादा परेशान ना किया जाए। तो अगली क्लास में इस हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को और थोड़ा सा डिटेल में लेके चलेंगे, और कुछ चीजें जो ज्यादा टेक्निकल भी हैं उनको भी नोट करने की कोशिश कर लेंगे ना। तो अभी के लिए इतना ही है कि घर में जाके थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं, पुरानी चीजें रिवाइज करते हैं। नोएडा वाले बच्चे थोड़ा सा पुराने लेक्चर्स का वीडियो देखें, या एनसीआर जहां से भी पढ़ सकते हैं पढ़ने की कोशिश करें, और फिर बाकी चीजें कवर करें। ठीक है, नहीं करते हैं अगली क्लास में। हाँ, एनसीईआरटी में से कुछ पढ़ना है अभी? एनसीईआरटी में से कुछ पढ़ना मतलब सब पढ़ो? एनसीईआरटी पढ़नी है? एनसीईआरटी तो पढ़नी है, और क्या उसी किताब तुम्हें खरीद रखी है? एनसीईआरटी तो है, उसी से पढ़ना है ना? चलो अगली बार मिलते हैं, बाय बाय। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद। थैंक यू सर। अरे इसको बंद करवा दो भाई, इसको बंद कर दो किसी को। हो गया, बंद कर।